हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फ्री नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, एकलव्य स्नातक 1। वहां पे आपको एक पिन मैसेज दिखेगा जहां पे ड्राइव लिंक दी होंगी। वो जो ड्राइव लिंक है उसी में आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। एग्जामिन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स। मुगल्स के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बारी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स बनाने हैं, क्या क्या इसमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। So the Mansabdari system was one of the most important administrative system introduced by Emperor Akbar during the Mughal Empire. अकबर का नाम आप सभी ने सुना होगा। अकबर के टाइम पर ही जो ये मनसबदारी सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सो इट हेल्प्ड द एम्परर मैनेज बोथ द आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इससे बहुत फायदा हुआ। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में इससे मदद मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि मनसब का मतलब क्या होता है। द वर्ड मनसब इज पर्शियन, ठीक है। ये एक फारसी लैंग्वेज का, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। एंड इसका मतलब होता है रैंक या फिर कोई पोजीशन। कहते हैं ना, मैं बहुत हाई रैंक पर हूं, बहुत ऊपर की पोजीशन पर हूं। सो मनसब मीन्स रैंक। सो द पर्सन हु हेल्ड दिस रैंक वॉज कॉल्ड अ मनसबदार। तो जिसके पास भी ये रैंक होती थी, मनसबदार, जो मनसब की रैंक होती थी उसको मनसबदार कहा जाता था। सिंपल। So this system allowed the Mughal rulers to build a disciplined, organized and loyal group of officers. Basically उनको कुछ ऐसे ऑफिसर्स चाहिए थे, कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे जिससे कि मुगल एम्पायर और स्ट्रांग हो पाए और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो पाए। यही ऑफिसर्स थे जो कि जिनके अलग अलग रोल्स थे। मिलिट्री रोल्स थे, मिलिट्री कमांडर्स, गवर्नर्स, टैक्स कलेक्टर्स, ठीक है। ये सारे काम इन्हीं से ही करवाए जाते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, आपको समझ आया होगा। मिलिट्री रोल है इनका, सिविल रोल है। मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन, ठीक है। मनसब का लिटरल मीनिंग होता है कि जब आप किसी रैंक पर हो, जब आप किसी पोजीशन पर हो। इन द मनसबदारी सिस्टम अ मनसब वाज अ नंबर दैट रिप्रेजेंटेड द रैंक और स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में, जैसे कि मान लो यहाँ सेंटर में अकबर बैठा है, तो ये आपका जो मनसब है ये बताएगा कि आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। रैंक या फिर स्टेटस क्या है आपका। जितनी ज्यादा आपकी रैंक ऊपर होगी उतना आप महाराज के क्लोज बैठोगे, ठीक है। सो दिस रैंक शोड हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्सन वाज। जो जितनी क्लोज बैठा होगा अकबर के, समझ लो वो उतना ज्यादा उसके पास रैंक उसकी जो है वो ऊपर है। तो इट ऑल्सो डिसाइडेड हाउ मच सैलरी ही वुड रिसीव। जितनी रैंक उसकी ऊपर होगी, ठीक है, उतनी ही उसको सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। एंड हाउ मैनी सोल्जर्स ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। और एक मनसबदार के पास कितने सोल्जर्स का जिम्मा होगा ये भी इससे पता चलता है उसकी रैंक से। ओके, यहां तक क्लियर होगा। मनसब्स कुड रेंज फ्रॉम 10 टू इवन 10,000, ऑल्दो मोस्ट मनसबदार्स हेल्ड्स रैंक्स बिटवीन 500 एंड 5,000। लगभग इतना तो ये रैंक इनकी होती थी, ठीक है, जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं। द हायर द मनसब द मोर पावर, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर हेड। जितना ज्यादा मनसब उसका हाई होगा, जितनी ज्यादा वो, समझ रहे हो, सेना रख रहा होगा, उसके पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी उसकी रिस्पेक्ट, उसकी पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल है। हु वर द मनसबदार्स। अब थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। मनसबदार्स वर ऑफिसर्स, ठीक है। मुगल एम्पायर के, मुगल कोर्ट में ये जो ऑफिसर्स हैं इनको मनसबदार कहा जाता था। दे सर्व डायरेक्टली अंडर द एम्परर। ये सिर्फ एम्परर की बात मानते थे, डायरेक्टली उन्हीं से कनेक्टेड रहते थे। एंड कुड बी मिलिट्री लीडर्स। मनसबदार्स मिलिट्री लीडर्स भी हो सकते हैं, मनसबदार्स जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ दोनों भी हो सकते हैं। तो देवर यूजुअली नोबल्स, ऑफिशियल्स आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, पीपल द एम्परर ट्रस्टेड। जो लोगों पर, जो बादशाह अकबर है उसका विश्वास था, उन्हीं लोगों को मनसबदार कहा जाता है। सो देवर नॉट परमानेंट होल्डर्स ऑफ द पावर। ये परमानेंट पावर नहीं होती थी।
उनकी जो पोजीशन है, देयर पोजीशन डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द एम्परर्स विल, जैसा एम्परर चाहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उनकी पोजीशन जो है वो रहेगी। और इफ अ मनसबदार फेल्ड इन हिज ड्यूटी, अगर एक मनसबदार सही से अपना काम नहीं कर पाया और अगर वो लॉयल ना रहा, सो द एम्परर कुड रिमूव हिम, तो वो बादशाह अकबर के पास उतनी पावर है कि वो उस मनसबदार को रिमूव कर सकते हैं अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है। सो मनसबदार्स प्लेड अ बिग रोल इन रनिंग द एम्पायर एंड कीपिंग पीस अक्रॉस द रीजन्स। सो बेसिकली मनसबदार्स का यही काम था, पीस रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ठीक है। अब देखते हैं टू पार्ट्स ऑफ रैंक। जो मनसबदारी में रैंक होती है वो दो तरीके की होती है, जात और सवार। तो ईच मनसब हैड टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं जिसमें एक है जात, एक है सवार। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है समझो। द जात रैंक शोड द पर्सनल रैंक ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि मान लो ये जो जात रैंक का कोई मनसब है तो वो दिखाएगा कि उसकी पर्सनल रैंक क्या है उस ऑफिसर की, ठीक है। वहीं इट ऑल्सो फिक्स द अमाउंट ऑफ सैलरी ही वुड गेट, और इसी से पता चलेगा उसकी रैंक, पर्सनल रैंक जितनी ऊपर होगी उसी से उसकी सैलरी डिटरमाइन होगी। फिर है सवार रैंक जो है, इसका मतलब क्या है, द सवार रैंक शोड हाउ मैनी हॉर्समैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन फॉर द एम्परर, यानी कि कितने हॉर्समैन घुड़सवार वो रखेगा। तो ये दो तरीके की रैंक इसमें आती है, एक मनसबदार के पास दो रैंक है, जात और सवार, ठीक है। सवार यानी कि घुड़सवार। फॉर एग्जाम्पल अ मनसबदार विद जात 3000 एंड सवार 1500 हैड टू कीप 1500 ट्रेन हॉर्समैन रेडी फॉर द वॉर। 1500 ट्रेन्ड हॉर्समैन, यानी कि उसके पास सवार कितने हैं, 1500 है, टोटल 3000 की उसकी सेना है, ठीक है, इसकी जात है, पर्सनल रैंक है। तो दिस सिस्टम हेल्प्ड द एम्परर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रेडी आर्मी, इससे आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। नॉट हेरिडेटरी रैंक्स रिटर्न टू द एम्परर, होता क्या है मनसबदारी सिस्टम हेरिडेटरी सिस्टम कतई भी नहीं था, ऐसा नहीं है एक बार जो मनसबदार बन गया तो वो लाइफ टाइम वही मनसबदार रहेगा, ये हेरिडेटरी नहीं था, उसका बेटा नहीं बनेगा। दिस मीन्स द रैंक डिड नॉट पास फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, ये रैंक ऐसे नहीं मिलती थी। सो व्हेन अ मनसबदार डाइड, अगर कोई मनसबदार मर जाता है सो हिज रैंक एंड जागीर रिटर्न टू द एम्परर, जो उसकी जमीन दी जाती थी और जो उसकी रैंक थी वो वापस दे दी जाती थी, और द एम्परर कुड देन गिव द रैंक टू समवन एल्स, फिर वो पोस्ट रैंक किसी और को दे दी जाती थी। So this helped the Mughal rulers stop powerful families from building their own kingdoms। इससे क्या होगा, अगर हेरिडेटरी नहीं होगा तो कोई भी फैमिली ऐसी स्ट्रांग नहीं बनेगी जहां जिसका जो कोई फादर है वो मनसबदार था, फिर उसका बेटा मनसबदार बन रहा है, फिर उसके आगे ये सब चल रहा है, तो ये सब नहीं होगा। तो इट ऑल्सो अलाउड द एम्परर टू गिव रैंक्स बेस्ड ऑन लॉयलिटी, टैलेंट एंड सर्विस इंस्टेड ऑफ जस्ट बर्थ। तो बहुत बढ़िया चीज है, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आप मनसबदार बन रहे हो, ना कि जन्म के बेसिस पे कि आपके पिता मनसबदार थे तो आप भी मनसबदार बनोगे, ऐसा नहीं था। मनसबदार्स वर पेड थ्रू जागीर्स, अब जो मनसबदार होते थे उनको पे कैसे किया जाता था, उनको जागीर दी जाती थी। जागीर क्या है, मोस्ट मनसबदार्स वर पेड थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड जागीरदारी। अब ये जागीरदारी सिस्टम क्या है, इस पे एक अलग क्वेश्चन भी बनाया है मैंने। सो दे वर गिवन अ लैंड, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, इसी को कहा जाएगा जागीर। ओके, सो जागीर दी जाएगी, कोई कैश सैलरी नहीं दी जाएगी। सो द मनसबदार डिड नॉट ओन द लैंड, वो जमीन उसकी नहीं होगी, वो एम्परर उसको जमीन दे रहा होगा, एंड ही ओनली हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और जो उसको वो जागीर दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ वहां से केवल रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकता है, और कोई वहां पे उसको राइट नहीं होगा। So this money was used to pay his soldiers and also meet his personal expenses। यही पैसा जो मनसबदार को मिलेगा उससे वो अपने सोल्जर्स को पैसे देगा और कुछ पैसा अपने पास भी रखेगा। सो द एम्परर कुड चेंज और कैंसल द जागीर एट द एनी टाइम, कभी भी वो मन करे अगर एम्परर का तो वो जमीन उससे छीन के उससे ले सकता है या उसको उस जमीन से हटाकर दूसरी किसी जमीन को दे सकता है। सो ये फिक्स नहीं होती थी। सो द मनसबदार ऑलवेज हैड टू स्टे लॉयल एंड एक्टिव, जितने लॉयल एक्टिव रहोगे उतनी जमीनें मिलेंगी। Soldiers and horses were inspected to make sure that mansabdars were honest and really kept the soldiers they claimed। अगर जो उनको जमीनें दी जा रही है उसके बदले में जो उनका काम है यानी कि सोल्जर्स को एक्टिव रखना, खुद भी एक्टिव रहना, तो उसके लिए इंस्पेक्शंस भी होते थे। द मुगल गवर्नमेंट यूज्ड द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड इंस्पेक्शन। ऑल हॉर्सेस वर ब्रांडेड विद अ रॉयल मार्क एंड सोल्जर्स वर रजिस्टर्ड। जितने भी सोल्जर्स थे वो रजिस्टर्ड होते थे, और जो जितने भी घोड़े होते थे उनके ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी, उनको दागा जाता था, उनके ऊपर लिखा जाता था कि ये रॉयल हॉर्स है। तो इससे क्या है, पता चलता था हाँ इतने हॉर्सेस मेंटेन हो रहे हैं। सो दिस was called the दाग एंड चेहरा सिस्टम। चेहरा यानी कि फेस रिकॉर्ड्स, पता चले ना कितने हमारे पास हैं आर्मी में बंदे, और ब्रांडिंग यानी कि दागना।
सो इट हेल्प्ड द एम्परर प्रिवेंट चीटिंग, इससे चीटिंग नहीं होगी, फेक रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे, और इससे आर्मी और डिसिप्लिन रहेगी और ट्रस्टवर्दी रहेगी। ड्यूटीज ऑफ द मनसबदार, सो मनसबदार के मल्टीपल काम होते थे। देवर एक्सपेक्टेड टू फाइट इन वॉर्स, उनसे वॉर्स वगैरह में उनको लड़वाया जाता था। लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं को मेंटेन करना होता था। टैक्स कलेक्शन का काम था, एडमिनिस्ट्रेटिव काम था। सो सम वर ऑल्सो गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस, कुछ कुछ को प्रोविंसेस का गवर्नर बनाया गया था। सो सारी चीजें अपने एरिया में उनको मैनेज करनी होती थी। तो दे हैड टू कीप पीस, उनको जो है पीस कीपिंग का उनका काम है। सपोर्ट द पीपल, फॉलो द एम्परर्स ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर एम्परर देगा उसको फॉलो करना है और पूरा एकदम शांति रखनी है। सो देयर रोल वाज लाइक अ मिक्स ऑफ मिलिट्री लीडर, टैक्स ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे के सारे काम उसके मिक्स थे, ठीक है। ये मान लो जैसे आज की डेट में जो काम एक आईएएस और आईपीएस अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक ही बंदा काम कर रहा था। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स वर कॉमन, सो एक बहुत बड़ा फीचर है मनसबदारी सिस्टम का कि एम्परर हैड फुल कंट्रोल ओवर प्रमोशंस। अगर किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम सिर्फ और सिर्फ एम्परर ही कर सकता है, जो ट्रांसफर वगैरह काम है। इफ अ मनसबदार डिड गुड वर्क, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो एम्परर उसकी रैंक बढ़ा देगा, ठीक है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसको जमीन भी ज्यादा मिलेगी। और अगर वो एम्परर के अगेंस्ट जाता है या फेल हो जाता है तो उसकी रैंक उससे छीन ली जाएगी, कम कर ली जाएगी, या तो उसके सैनिक कम करवा दिए जाएंगे या उससे रैंक छीन ली जाएगी। सो मनसबदार्स वर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जाता था। सो दिस हेल्प्ड द एम्परर टू कीप ऑफिसर्स अंडर कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल बनाए रहे, मतलब बना रहे इसीलिए था, और करप्शन वगैरह ना हो इसलिए ये था। तो यूज इन बोथ सिविल एंड मिलिट्री वर्क, सो मनसबदारी सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल था। एक मनसबदार मिलिट्री वर्क भी करता था, सिविल ड्यूटीज भी करता था। इससे क्या है, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही अच्छा सिस्टम बना। और वही सेम ऑफिसर जो है वॉर में ट्रूप्स को भी लीड करता था। सो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम भी करता था। सो इससे क्या है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा हो गया और मतलब बहुत इफेक्टिव हो गया, ठीक है। प्रमोशंस एंड प्रॉब्लम्स इन द लेटर पीरियड ट्रांसफर्स वर कॉमन, हुआ क्या, शुरू शुरू में अकबर के टाइम पर मनसबदारी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, बट बाद के जो लीडर्स आए जैसे औरंगजेब है, ठीक है, और उसके बाद ये मनसबदारी सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। हुआ क्या, बहुत सारे मनसबदार्स को अपॉइंट कर दिया गया, बट देयर वर नॉट इनफ जागीर्स, लेकिन जमीनें उतनी थी नहीं, तो आप दोगे क्या, ठीक है। मनसबदार तो आपने इतने सारे अपॉइंट कर लिए बट देने के लिए कुछ है नहीं। तो सम ऑफिसर्स बिकेम करप्ट, तो कोई करप्ट हो गया, ठीक है। डिडंट पे देयर सोल्जर्स और कलेक्टेड एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, कोई कोई एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है जाके, कोई अपने सोल्जर्स ही नहीं अवेलेबल करवा रहा है वॉर के टाइम पे, तो ये चीजें आई। ऑल्सो टू मच फोकस ऑन मिलिट्री ड्यूटीज समटाइम्स लेड टू वीक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और कभी कभी आगे के पीरियड में क्या हुआ, जैसे एक मनसबदार ज्यादातर मिलिट्री ड्यूटीज में ही लगे पड़े हैं, तो सिविल वर्क भी तो उन्हीं का होता है, वो हो नहीं रहा है सही से। तो एज द मुगल एम्पायर बिकेम वीक, जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक हुआ, सो हुआ क्या, द मनसबदारी सिस्टम ऑल्सो लॉस्ट इट्स पावर, तो धीरे धीरे मनसबदारी सिस्टम भी खत्म होने लगा। ओके, सो इस तरीके से ये इसका कंक्लूजन है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन करवा दिया है, ये लास्ट में आप एक कंक्लूजन जरूर लिखें एक आधे पेज का, तो आपका आंसर कंक्लूड हो जाता है। आगे चलते हैं भाई। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमसे ये कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द जागीरदारी सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब मैं आपको बताऊंगा जागीरदारी, तो पहले भी आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया मनसबदारी, आपको समझ में आया होगा, वो मनसब से रिलेटेड था। अब जो वो जागीर सिस्टम है, जो उनको मनसब को जागीर दी जाती थी, उसको थोड़ा और डीप पढ़ेंगे जाके कि जागीरदारी सिस्टम में होता क्या था। तो देखो भाई, एम्परर जो है वो सेंटर में है, उसको चाहिए बंदे, उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे चाहिए, उसको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे चाहिए। तो अब वो कैश सैलरी ना देकर उनको पैसे देगा, पैसे ना देकर जमीन देगा। सो द जागीरदारी सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जागीरदारी सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम था। इट वॉज अ सिस्टम वेयर द एम्परर गेव लैंड, जिसको जागीर कहा जाता था, टू द ऑफिसर्स, यानी कि जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको उनके काम के बदले में लैंड दिया जाएगा, कैश नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी। सो द ऑफिसर हु रिसीव्ड द लैंड वॉज कॉल्ड जागीरदार, जिस भी बंदे को वो लैंड मिलता था उसको जागीरदार कहा जाता था। सो ही हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसी जागीरदार के पास वो राइट था कि उस जमीन से वो टैक्स वगैरह ले सकता था, और उसको जो है जब जरूरत पड़ेगी एम्परर को तो वो अपने सोल्जर्स वगैरह भी मेंटेन करेगा, ठीक है, और वो प्रोवाइड करवाएगा। तो द सिस्टम हेल्प द एम्परर कंट्रोल हिज एम्पायर, इससे क्या है, कंट्रोल बना, रेवेन्यू अच्छे से आने लगा, और जो लॉयल ऑफिसर्स होते थे उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता था।
Okay, however during the Mughal period, however during the Mughal period the system saw both continuity, यानी कि फीचर्स दैट रिमेन द सेम, यानी कि जो चीजें लगातार आगे भी जागीरदारी सिस्टम में जो थी वो सेम रही, आगे जैसे जैसे नए रूलर्स आए, एंड चेंजेस यानी कि न्यू डेवलपमेंट। सो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या था जो चलता रहा, क्या था जो चेंज हुआ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ओरिजिन ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, देखो द जागीरदारी सिस्टम वाज नॉट स्टार्टेड बाय द मुगल्स, ठीक है, इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर देयर रूल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, उस टाइम पे ये जागीरदारी सिस्टम आया था जिसको इक्ता सिस्टम वगैरह भी कहा जाता था। तो ये ऐसा नहीं है कि मुगल्स ने स्टार्ट किया जागीरदारी सिस्टम, ये बहुत पहले से था। सो बट इट वाज एम्परर अकबर हु मेड इट मोर ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन अकबर के टाइम पे जागीरदारी सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये बहुत बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था उनका। So the Mughals turned the Jagir into a proper system of payment and control where officers received land only for a limited time and had clear duties। याद रखिएगा, एक लैंड है, एक ऑफिसर है, उनको ये लैंड थोड़े समय के लिए दिया जाएगा, फिर उनसे वापस भी छीन लिया जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज अ जागीर? जागीर का मतलब क्या है? अ जागीर वाज अ पीस ऑफ लैंड एंड गिवन टू एन ऑफिसर और नोबल। ठीक है, सिंपल, जागीर क्या है? एक जमीन है जो कि किसी भी ऑफिसर्स को दी जा सकती है। तो ऑफिसर कुड कलेक्ट टैक्सेस, अगर ऑफिसर का मन करे तो वो यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वहां पे अगर कोई भी वो मन करे वहां से। हाउएवर द लैंड स्टिल बिलोंग टू द एम्परर, ये जमीन दे दी जाएगी लिमिटेड टाइम के लिए, उसका कोई राइट नहीं होगा जमीन के ऊपर, ये चीज याद रखना। और द ऑफिसर कुड नॉट सेल इट और कीप इट फॉर एवर, ऑफिसर हमेशा उसको अपने पास नहीं रख सकता, जागीर को वो बेच नहीं सकता। द मेन आइडिया वॉज टू यूज इनकम फ्रॉम द जागीर टू पे सोल्जर्स एंड मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मेनली इसका काम यही था, जागीर से जितना भी टैक्स आएगा उससे सोल्जर्स मेंटेन करो और एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी एक्सपेंस है वहां से निकालो। सो दिस मेथड वॉज हेल्पफुल फॉर द मुगल्स बिकॉज इट रिड्यूस द नीड टू पे ऑल ऑफिसर्स इन कैश। इससे क्या है, मुगल्स का बर्डन कम हुआ और उनको ज्यादा कैश वगैरह अब किसी को नहीं देना था। रोल ऑफ अ जागीरदार, जागीरदार हैड टू मेजर ड्यूटीज, दो सबसे बड़े काम है जागीरदार के। फर्स्ट had to collect revenue honestly and send part of it to the emperor। सबसे पहला काम कि उसको टैक्स कलेक्ट करके आना है, रेवेन्यू, उसके बाद कुछ हिस्सा उसको वो जाना है, वो जाएगा एम्परर के पास। सेकंड, he had to maintain soldiers and be ready to help in war। उसका पहला काम था वो टैक्स कलेक्ट करके भेजना, दूसरा काम था कि उसको सोल्जर्स को मेंटेन रखना है, हमेशा रेडी रखना है जब भी वॉर का टाइम आएगा। तो ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि एक जागीरदार का काम यह भी था कि अपनी जो है जागीर को सलामत रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है उसकी जागीर में। सो हाउएवर ही हैड नो परमानेंट कंट्रोल ओवर द लैंड। ये चीज बार बार बता रहा हूं, वो जो जागीर दी जाती थी उस पर इनका परमानेंट राइट नहीं था, इनका परमानेंट कंट्रोल नहीं था। तो इफ ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो उसकी जागीर उससे वापस भी छीन ली जा सकती है। कंटिन्यूटी इन द सिस्टम, तो जागीरदारी सिस्टम में जो कंटिन्यूटी रही कि मैनी थिंग्स इन द जागीरदारी सिस्टम रिमेन द सेम थ्रू आउट द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड बहुत लंबा था, ठीक है, बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, आलमगीर आता है, ये सारे जो लोग थे इन सभी के टाइम पर जो भी ये जागीरदारी सिस्टम रहा उसमें जो कंटिन्यूटी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑल्सो द आइडिया दैट लैंड वॉज गिवन इन प्लेस ऑफ सैलरी कंटिन्यूड, यानी कि जागीरदारी सिस्टम में सैलरी ना देकर जो जमीन देने का सिलसिला था वो जारी रहा अभी भी। ऑल्सो द रूल दैट लैंड बिलोंग टू द एम्परर एंड कुड नॉट बी ओन परमानेंटली स्टेट द सेम। एक और रूल था जो सेम रहा कि जो जमीन है वो एम्परर की होगी, वो उसके ऊपर जागीरदार का कोई राइट नहीं होगा। जागीरदार्स वर स्टिल ट्रांसफर्ड रेगुलरली टू स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल इन वन एरिया। मान लो एक एरिया है जहां पे कोई जागीरदार है, लंबे समय तक इसको वहां पे नहीं रोकने दिया जाता था, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो वहां पे उस एरिया पे कंट्रोल बना के पावरफुल हो जाए। तो लगातार उनके जो ट्रांसफर है वो बहुत कॉमन थे, अभी भी चल रहे थे। सो दीज रूल्स हेल्प्ड द एम्परर टू कीप फुल कंट्रोल ओवर द लैंड। इससे क्या होगा, पूरा कंट्रोल रहता था। इंट्रोडक्शन ऑफ जब्ती एंड आइन ए दहसला अंडर अकबर। अब मैं आपको थोड़ी सी अकबर के टाइम पे चीजें बताने जा रहा हूं। अकबर के टाइम पे क्या हुआ, अ बिग चेंज वाज मेड, सबसे बड़ा चेंज आया इन हाउ रेवेन्यू वाज कलेक्टेड। ठीक है, पहले क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था मेथड, अब अकबर ने एक चेंज करा रेवेन्यू कलेक्शन में। अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम कॉल्ड जब्ती। तो इसने जब्ती नाम से एक सिस्टम जो है वो लाया, वेयर लैंड वाज मेजर्ड एंड टैक्सेस वर फिक्स्ड बेस्ड ऑन एवरेज प्रोडक्शन। बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा,
अगर कोई जमीन है तो उसको मेजर किया जाएगा, फिर उसका देखा जाएगा उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको नापा जाएगा, और उसका जितना प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स फिक्स किया जाएगा। तो ये चेंज जो है अकबर के टाइम पे आया था। He also created आइन ए दहसला which was a 10-year average of crop production and prices, कि 10 साल तक जो एवरेज रहा है प्रोडक्शन वो कितना है वो देखना। सो दिस मेड द जागीर सिस्टम फेयरर एंड मोर एक्यूरेट। अब थोड़ा एक्यूरेट ज्यादा हो गया। सोचो किसी की जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, आप उससे भी उतना ही टैक्स ले रहे हो, किसी की जमीन पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है वहां भी उतना ही टैक्स ले रहे हो, तो ये तो अनफेयर है। तो अकबर ने फेयरनेस लाने के लिए ये मेजरमेंट का काम स्टार्ट किया। तो इट हेल्प्ड द एम्परर अंडरस्टैंड हाउ मच रेवेन्यू कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच जागीर, कि हर जागीर से कितना कितना पैसा लेना सही रहेगा, कितना कितना आ सकता है ये पता रहेगा। चेंजेस इन द टाइप ऑफ जागीर्स। अब जो जागीर है, जो जमीनें हैं वो भी अलग अलग तरीके की थी। एक है तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर का मतलब है गिवन एज सैलरी, जो आपने काम किया है उसके बदले में आपको वो जागीर दी जा रही है। वतन जागीर यानी कि गिवन टू रूलर्स और नोबल्स इन देयर होम रीजन, यानी कि जो उनका होम टाउन है वहीं पर एक जमीन दे दी जाएगी। मशरूत जागीर गिवन विद सम कंडीशन अटैच्ड, ये जमीन है जिसके साथ कुछ कंडीशंस भी होंगी। फिर है अल्तमगा जागीर, ठीक है, अल्तमगा जागीर ऑफन गिवन टू रिलीजियस स्कॉलर, जो मौलाना वगैरह होते थे, जो स्पेशल लोग होते थे मुगल कोर्ट में, ये उनको दी जाती थी। सो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया, इससे क्या है एक बहुत बड़ा चेंज आया, जागीर भी अलग अलग तरीके की हो गई। सो इट शोड हाउ जागीर्स वर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस लाइक पेमेंट, रिवॉर्ड और पॉलिटिकल लॉयल्टी। तो 2-3 तरीके से जागीर्स का यूज होता है और 2-3 कैटेगरी जागीर की होती है जो हमने देखी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जागीरदार ओवर द टाइम। पहले क्या होता था, जागीरदार ज्यादा उतने ज्यादा नहीं थे। सो जब मुगल एम्पायर जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड द नोबल्स आल्सो ग्रो, ठीक है, जो ऑफिसर्स थे वो भी बढ़ जाते हैं, और सो मोर एंड मोर जागीर्स हैड टू बी गिवन। जितने ज्यादा ऑफिसर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको फिर जागीर भी देनी पड़ेगी, है ना। सो औरंगजेब के टाइम पे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देयर वर नॉट इनफ जागीर्स लेफ्ट फॉर ऑल द ऑफिसर्स, यानी कि इसको जागीरदारी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के टाइम पे इतने ऑफिसर्स हो गए थे कि उनको देने के लिए जमीन नहीं बची थी, तो ये एक क्राइसिस का टाइम आ गया। सम ऑफिसर्स गोट लेस वैल्यूएबल लैंड, किसी को तो बेकार सी जमीन दे दी, एंड मैनी बिकेम अनहैप्पी, कोई करप्ट हो गया, कोई खुश नहीं था। सो दिस वाज अ मेजर चेंज फ्रॉम अर्लियर टाइम। शुरुआत में सिस्टम बहुत स्मूथली चल रहा था क्योंकि जागीरदार इतने नहीं थे, जागीर बहुत ज्यादा थी, लेकिन औरंगजेब तक आते आते जागीरदार ज्यादा हो गए, जागीर कम हो गई। अब ये प्रॉब्लम क्या है, सो बाय द लेट मुगल पीरियड, जब एंड के टाइम पे था, जागीरदारी सिस्टम हैड मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक सम जागीरदार्स बिकम करप्ट, कुछ तो करप्ट हो गए। दे कलेक्टेड एक्स्ट्रा टैक्सेस, जितना नहीं लेना उससे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, फार्मर्स को ट्रबल में डाल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और एम्परर को कम पैसा भेज रहे हैं। सो फार्मर्स स्टार्टेड टू सफर। ऐसे में फार्मर्स को दिक्कत आने लगी। जब फार्मर्स को दिक्कत आती है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। Also, since जागीरदार्स had no permanent interest in the land, they only cared about short term profit. तो वो भी अपना थोड़े टाइम का प्रॉफिट देखते थे और अपना काम निकलवा कर चल देते थे। तो हुआ क्या, these issues made the system weak. इससे सिस्टम बहुत वीक हो गया। Impact of the decline of central power. अब देखो होता क्या है, जब मुगल एम्परर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे थे आफ्टर औरंगजेब के टाइम के बाद, ठीक है, द कंट्रोल ओवर जागीरदार्स आल्सो डिक्लाइन। पहले तो जागीरदार के ऊपर एम्परर का पूरा कंट्रोल रहता था, किसी जागीरदार की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल जाए। लेकिन सम जागीरदार्स बिगेन टू एक्ट लाइक इंडिपेंडेंट रूलर्स, समझ रहे हो, जिनको वो जमीनें दी गई थी वो खुद के वहां पे रूलर बन गए, कह रहे हैं कि ये हम इंडिपेंडेंट है, ये हमारी जमीन है, और वो पैसा भी भेजना बंद कर दिया उन्होंने एम्परर को। सोचो जब मुगल एम्परर वीक हो गए थे। सो द सिस्टम which was once a tool of imperial control became a reason for breakup of the empire. सोचो एक टाइम पर जागीरदारी सिस्टम ताकत मानी जाती थी मुगल एम्पायर की, और औरंगजेब के बाद में वही छोटे छोटे टुकड़ों में जो जागीरें बांटी थी वो सारे रूलर बनने लगे इंडिपेंडेंट। तो ये एक वीकनेस का रीजन बना। ओके, continuity and legacy after the Mughals. So even after the Mughal empire declined, the जागीरदारी system did not disappear. जागीरदारी सिस्टम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, ये अभी भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अंडर द रीजनल रूलर्स, छोटे मोटे जो रूलर्स थे वो अभी भी ये सिस्टम चला रहे थे। बाद में जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम वगैरह, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम इन्होंने भी स्टार्ट किया था। तो ये सिस्टम चले आ रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम कंटिन्यू है। द बेसिक आइडिया ऑफ गिविंग लैंड इन एक्सचेंज फॉर सर्विस रिमेन द सेम। अभी भी आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपको जमीन दी जा रही है, ये कुछ समय तक कंटिन्यू रहता है। सो वाइल द मुगल सिस्टम चेंज्ड ओवर द टाइम एंड बिकेम वीक,
इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूड एंड इन्फ्लुएंस फ्यूचर गवर्नमेंट्स इन इंडिया। मुगल्स तो वीक पड़ गए थे, मुगल्स का तो एंड हो गया था, लेकिन जो उन्होंने सिस्टम दिया जागीरदारी का वो ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो किया। सो अभी आपके सामने कंक्लूजन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर जब आप अपना फिनिश करोगे तो ये कंक्लूजन आपको लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से जागीरदारी का समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज अकबर रिलेशन विद द राजपूत्स। तो राजपूत्स के साथ अकबर के रिलेशन कैसे थे, आइए देखते हैं। तो देखिए भाई, अकबर द थर्ड एंड द मोस्ट फेमस मुगल एम्परर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605, ये इसका टाइम पीरियड था। तो अकबर के टाइम पे मुगल के साथ जो राजपूत के रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे। ही इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री सक्सेस बट ऑल्सो फॉर हिज स्मार्ट एंड पीसफुल पॉलिसीज। जो अकबर थे वो बहुत स्मार्ट थे, अच्छी पॉलिसीज बनाते थे, स्पेशली टुवर्ड द राजपूत्स, द वॉरियर रूलर्स ऑफ राजस्थान एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो जो हमारे राजपूत्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत अच्छा खासा वो रुतबा था, ठीक है। और इनके साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आप समझ लो कि पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग आपके साथ है। तो अकबर ने बहुत दिमाग चलाया, और राजपूत जो है वो बहुत ब्रेव हैं, प्राउड है और बहुत पावरफुल होते हैं। तो हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम ऑल, अकबर चोज अ न्यू अप्रोच। ही यूज फ्रेंडशिप, डिप्लोमेसी एंड रिस्पेक्ट टू विन देयर सपोर्ट। अकबर इनसे लड़ने की बजाय इनके साथ आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और आराम से बातचीत करता है। His Rajput policy became a model of how to build a unity in a diverse empire। कि एक इतना बड़ा एम्पायर, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें यूनिटी का काम इसने किया। However, it was not always perfect and had some limitations which we will also examine। हमेशा सही नहीं रही है पॉलिसी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूत इन अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम पे राजपूत लोगों की इतनी क्या इंपॉर्टेंस थी, आप सोच रहे होंगे। तो ड्यूरिंग अकबर्स टाइम द राजपूत वर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप। बहुत मजबूत थे भाई। दे रूल्ड मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम सच एज आमेर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर। इतने बड़े बड़े इनके किंगडम्स थे। देयर सपोर्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर एनी किंग हु वॉन्टेड टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया। जिसको भी नॉर्थ इंडिया कंट्रोल करना है वो हमेशा ये सोचता था कि राजपूत तो उनके साथ रहें। सो अकबर अंडरस्टूड दैट, उसको समझ आ गया था कि भाई उनको दुश्मन नहीं बनाना है। तो शांति के साथ अगर रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे राजपूत के साथ, तो उनकी लॉयल्टी चाहिए और सोल्जर्स चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनमें बहुत अच्छी थी। तो ये हमें दोस्ती से ही मिल सकती हैं। हुआ क्या, राजपूत मैरिजेस पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक। हुआ क्या, वन ऑफ अकबर्स मोस्ट फेमस पॉलिसीज वॉज टू मैरी राजपूत प्रिंसेसेस। हुआ क्या, इसकी एक पॉलिसी रही कि अकबर जो है उसने राजपूत के साथ ये अलायंस बनाए मैरिज वाले। तो दीज वर नॉट ऑर्डिनरी लव मैरिजेस बट पॉलिटिकल अलायंसेस। इसमें कोई लव वगैरह वाला इतना इसका कुछ नहीं था, इसको सिर्फ इसका पॉलिटिकल मकसद था। सो व्हेन अकबर मैरिड हरका बाई द डॉटर ऑफ राजा भारमल ऑफ आमेर, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन द मुगल्स एंड राजपूत। जब उन्होंने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करी तो यहां से पता चलता है कि ये जो फ्रेंडशिप है और स्ट्रॉन्ग हो गई। अकबर allowed these princesses to keep their religion। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन्होंने जिन राजपूत प्रिंसेसेस के साथ शादी करी थी उनको इन्होंने अलाउ किया कि आप अपना जो रिलीजन है वो फॉलो करो। एंड देयर फैमिलीज वर गिवन हाई पोजीशंस। और जो उस लड़की की फैमिली होगी, जो अकबर का ससुराल होगा, उनके लोगों को इसने बड़ी बड़ी पोस्ट पे रखा। सो दीज मैरिजेस वर अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। राजपूत इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अकबर गेव मैनी राजपूत नोबल्स हाई रैंक्स लाइक मनसब बहुत ज्यादा होते थे इन द मुगल आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजपूत लीडर्स लाइक राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और जनरल्स रहे हैं अकबर के टाइम पे, जो कि राजपूत थे। ओके, और दिस वॉज अ स्मार्ट मूव बाय अकबर बिकॉज इट मेड द राजपूत फील इंक्लूडेड एंड रिस्पेक्टेड। इससे उनको भी रिस्पेक्ट फील होगी, है ना। एंड इट गेव हिम स्किल्ड एंड लॉयल ऑफिसर्स, और उसको भाई अच्छे ऑफिसर्स भी मिल गए। सो इट ऑल्सो हेल्प्ड बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम दोनों एक भी हो गए, दोनों का ट्रस्ट भी बन गया। तो ये बहुत स्मार्ट मूव था उसका। फिर है रिस्पेक्ट फॉर राजपूत रिलीजन एंड कल्चर। अकबर राजपूत को और उनके रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट देता था। ही अलाउड देम टू वर्शिप फ्रीली। वो कहता आप जो अपना भगवान है उनकी पूजा करो, ठीक है, मंदिर बनाओ, सेलिब्रेट करो अपने फेस्टिवल्स। इवन उसने जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था
जो हिंदूज विच मेड हिंदूज फील मोर एक्सेप्टेड एंड इक्वल। क्या हुआ कि जो जिजिया टैक्स है इसने लेना बंद कर दिया, खत्म करवा दिया, तो इससे हिंदूज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छा रूलर है। तो अकबर ऑफन लिसन टू हिंदू प्रीस्ट, रिस्पेक्टेड देयर कस्टम्स। इवन जो हिंदू पंडित वगैरह होते हैं अकबर उनकी बात भी सुनता था। एंड इवन इंक्लूडेड देयर आइडियाज इन हिज पॉलिसी। उनकी एक पॉलिसी थी सुलह कुल, यानी कि सभी को साथ के साथ रखना है, शांति के साथ रहना है, पीस विद ऑल, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशंस विद मैनी राजपूत स्टेट्स। तो मोस्ट राजपूत स्टेट्स एक्सेप्टेड अकबर्स ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप। जिनके साथ भी अकबर फ्रेंडशिप करने गया उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने। और किंगडम्स लाइक आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी ज्वाइंट द मुगल एम्पायर पीसफुली। ये सारे बड़े बड़े किंगडम्स बहुत ही पीसफुली अकबर के साथ आ जाते हैं। देयर रूलर्स वर अलाउड टू कीप देयर लैंड एंड टाइटल। जो भी वो टाइटल लगाते हैं, जो भी उनका नाम है, जो भी उनका जो लैंड है वो उन्हीं का रहेगा। एंड इन रिटर्न दे गेव सोल्जर्स एंड लॉयल्टी टू अकबर। बस अकबर को उनके सोल्जर्स चाहिए थे और उनकी लॉयल्टी और स्किल्स। तो दिस पीसफुल पॉलिसी हेल्प्ड अकबर बिल्ड अ स्टेबल एंड पावरफुल एम्पायर। इसी पीसफुल पॉलिसी की वजह से अकबर एक बहुत बड़ा जो एम्पायर है वो बना पाया। कॉन्फ्लिक्ट्स विद सम राजपूत स्टेट्स। तो नॉट ऑल राजपूत रूलर्स एग्रीड विद अकबर्स पॉलिसी। अब सारे के सारे राजपूत नहीं माने। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, कहते हैं नहीं चाहिए मुगल्स की अथॉरिटी। एंड चूज टू फाइट फॉर फ्रीडम, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वॉज फॉट बिटवीन द मुगल आर्मी लेड बाय राजा मान सिंह एंड राणा प्रताप। तो ये देखो, एक तरफ मुगल आर्मी जिनका लीडर जो है वो कौन है, राजा मान सिंह है, और एक तरफ जो लड़ रहा है वो भी राजपूत है। राजपूत आपस में भिड़वा दिए। ऑल्दो राणा प्रताप लॉस्ट द बैटल, he never accepted defeat and kept fighting till the end of his life। अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक भी वो लड़ते रहे। उन्होंने अकबर को अच्छे से धूल भी चटाई थी, ठीक है, चटाई थी। दिस शोज दैट अकबर्स पॉलिसी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। इससे पता चलता है अकबर की बात हर किसी ने नहीं मानी। कुछ ऐसे भी दिलेर राजपूत थे जो कहते हैं हमें अलायंस नहीं बनाना, हम अलग रहेंगे। पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ राजपूत पॉलिसीज। देखो होता क्या है, अकबर्स राजपूत पॉलिसी गिव मैनी बेनिफिट्स टू द मुगल एम्पायर। बहुत फायदा मिला। एक तो यह है कि इट ब्रॉट पीस एंड स्टेबिलिटी टू अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत बड़े पार्ट पे रूल कर रहे थे जहां हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, तो एक यूनिटी बनी। सेकेंडली इट गेव द मुगल एक्सेस टू ब्रेव राजपूत वॉरियर्स। उनको वॉरियर मिल गए भाई, ठीक है, विच मेड द आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थर्ड, इट हेल्प्ड अकबर यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू मुस्लिम एक हो गए, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इट गेव अकबर अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल ऑफिसर्स। इतने लॉयल ऑफिसर्स मिल गए जिससे कि उसका एम्पायर और अच्छे से चलने लगा। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। ऑल्दो अकबर की जो पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन कुछ वीकनेस है। द पॉलिसी वर्कड वेल विद फ्रेंडली राजपूत स्टेट्स बट इट फेल्ड विद इंडिपेंडेंट वंस लाइक मेवाड़। जो फ्रेंडली लोग थे राजपूत उनके साथ ये पॉलिसी अच्छी चलती है, बट मेवाड़ जैसे कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे अकबर को। ऑल्सो while the Mughal Rajput alliance helped the empire, some historians says that it made the Rajputs lose their political freedom। कहते हैं राजपूत जब मुगल से हाथ मिलाते हैं ना, उसी टाइम से वो वीक पड़ते हैं। Others feel that it was still a clever strategy because it saved lives and brought long term peace। कुछ मानते हैं कि ये अगर वो हाथ ना मिलाते तो शायद बहुत लोग मारे भी जा सकते थे, तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा। चेंज इन राजपूत पॉलिसी आफ्टर अकबर। अकबर के जाने के बाद जो अगला जो भी मुगल रूलर आता है, जहांगीर वगैरह, वो राजपूत के साथ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जहांगीर और शाहजहां जो है कंटिन्यूड द फ्रेंडली पॉलिसी, थोड़ी बहुत तो फ्रेंडली पॉलिसी रही। बट औरंगजेब का टाइम आते ही सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। औरंगजेब सबसे कट्टर एंटी हिंदू, और उसने मंदिर तोड़वा दिए, हिंदुओं को मरवा दिया। वो वाला अब यहाँ पे एम्पायर जो है उसका स्टार्ट, एम्पायर जो है वो स्टार्ट होता है उसका रूल। तो ही री इंट्रोड्यूस द जिजिया टैक्स। वापस से ये जिजिया टैक्स लेने लगा जो अकबर ने हटाया था। तो वो दिखाता है बिल्कुल भी वो टॉलरेंट नहीं था और राजपूत के अगेंस्ट लड़ा, और इतने रिबेलियंस हुए, राजपूत का भरोसा भी टूट गया। तो जो अकबर ने एक हारमोनी बनाई थी, जो प्यार भाईचारा बनाया था, वो अकबर ने उसने औरंगजेब ने सारा खत्म कर दिया। अकबर्स राजपूत पॉलिसी एज अ मॉडल ऑफ इंक्लूसिव रूल। होता क्या है, अकबर्स वे ऑफ डीलिंग विद द राजपूत इज ऑफन सीन एज अ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। आप कह सकते हो कि अकबर ने डिप्लोमेटिक तरीके से अच्छी गवर्नेंस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। कोई इसने फोर्स नहीं किया वॉर के टाइम पे भी, ठीक है, कि भाई ऐसा ज्यादा वॉर वगैरह उसने पहली बात तो लड़ी नहीं हिंदूज के अगेंस्ट। फिर उसने क्या है कि डिप्लोमेसी का यूज किया, सभी की रिस्पेक्ट करी,
कॉपरेशन रखा. सो ही अंडरस्टूड दैट अ बिग एंड डाइवर्स एम्पायर नीडेड यूनिटी. उसको पता था कि इंडिया जैसा एक इतना बड़ा जो हमारा एम्पायर है उसको चलाने के लिए यूनिटी चाहिए. ठीक है, उसके बिना नहीं चल पाएगा, डिवीजन नहीं चाहिए. इस पॉलिसी हेल्प्ड हिम विन नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो द हार्ट्स ऑफ द पीपल. सिर्फ उसकी पॉलिसी से उसने जमीन नहीं जीती, उसने लोगों का दिल भी जीता था और उसने दिखाया कि रिस्पेक्ट करने से क्या होता है. तो ये फिर अब इसका कंक्लूजन जो आपके सामने है. ठीक है, ये आंसर के एंड में आप लिख देना. ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना 101% आपको दिखने वाले हैं आपके एग्जाम में. और मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले इट्स टाइम फॉर अ फीडबैक. आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, और सेकेंडली कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि आपको वीडियो कितने अच्छे से समझ आती है. अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी. अब मैं आपको जो सबसे कट्टर औरंगजेब था उसकी पॉलिसी बताने जा रहा हूं. आपने छावा मूवी देखी होगी अभी, अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपको पता होगा औरंगजेब ने क्या किया था. ठीक है, तो बस वही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. औरंगजेब वॉज द लास्ट मेजर एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. मुगल्स का आखिरी सबसे बड़ा रूलर जो था वो औरंगजेब था. ठीक है, रूलिंग फ्रॉम 1658 to 1707. Unlike earlier Mughal rulers like Akbar, who followed a policy of religious tolerance, Aurangzeb was strict Islamic ruler. पूरा स्ट्रिक्ट, उसको बस इस्लाम चाहिए था, उसको सबको हटवाना था, सबको मरवाना था. और यही बिल्कुल एकदम अपोजिट था अकबर का, वो सबको साथ लेके चलना चाहता था. ही वॉज अ डीपली रिलीजियस सुन्नी मुस्लिम. सुन्नी था और उसके जो एक्शंस हैं वो क्या करता था, अपने जो पर्सनल उसके बिलीफ्स हैं, जो इस्लामिक लॉ वगैरह है, शरिया वगैरह, उसको मानता था. वो चाहता था एक इस्लामिक स्टेट बनाना. वो नहीं चाहता था कि हिंदुओं को रखूंगा मैं. उसका एक ही मकसद था, सबको जो है मुस्लिम बनाऊंगा. होता क्या है, हिज रिलीजियस पॉलिसी हैज बीन बोथ प्रेज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड. कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत खराब पॉलिसी थी. सम पीपल सॉ हिम एज अ डिवोट रूलर हु फॉलोड हिज फेथ. कुछ मानते हैं कि वो अपने विश्वास पे कट्टर था. while others believed his actions created tensions between communities. कोई मानता है कि उसकी वजह से आज तक लड़ाई झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम्स में. तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी अच्छा रूलर नहीं था. क्यों? उसके पर्सनल बिलीफ्स क्या थे. औरंगजेब लिव्ड अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट इस्लामिक लाइफ. ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ता था, सिंपल लाइफ थी उसकी, और कोई लग्जरी वगैरह वो मतलब ऐसी नहीं यूज करता था. सिंपल कपड़े पहनता था, अपनी प्रार्थना वगैरह जो भी है ठीक है वो करता रहता था. He did not allow music और डांस in his court. याद रखना, इस्लाम के अंदर म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह हराम है. तो इसने उस चीज को रुकवा रखा था क्योंकि ये कट्टर इस्लामिक रूल को फॉलो करता था. और अकबर के टाइम और शाहजहां के टाइम नाच गाना चलता था, याद रखिएगा. और वो एक इस्लामिक लॉ फॉलो करता था जिसको शरीयत कहा जाता है, शरीयत. ठीक है, बहुत अच्छे से. और वो कहता है दूसरे लोग भी शरीयत को फॉलो करो. उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो पॉलिटिकल नहीं थी, वो उसकी खुद की अंदर की जो उसके फेथ हैं वो उसको लोगों को मनवाना चाहता था. और बहुत कट्टर था. उसने जिजिया टैक्स को वापस से लागू कर दिया जो अकबर ने हटा दिया था, जो हिंदूज के ऊपर लगाया जाता था. वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शंस ऑफ औरंगजेब वाज द रीइम्पोजिशन ऑफ द जिजिया टैक्स इन 1679. जो टैक्स अकबर ने हटाया इसने वापस से उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया. दिस वॉज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, स्पेशली हिंदूज. हिंदूज से ये बहुत ज्यादा चिढ़ता था और इसने हिंदूज के ऊपर वापस से ये टैक्स लगाया जो कि अकबर ने पहले हटा दिया था. औरंगजेब बिलीव दैट दिस टैक्स वाज पार्ट ऑफ इस्लामिक रूल. वो कहता है ये लूंगा मैं, इस्लाम कहता है. हाउएवर इट मेड मैनी हिंदूज फील एक्सक्लूडेड एंड अनफेयरली. लोगों को तो लगेगा ना यार हिंदूज को हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, क्यों हमारे से टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं. सो ये जो डिसीजन था इससे बहुत प्रोटेस्ट होने लगी, लोगों में गुस्सा भर गया. हुआ क्या, इसने मंदिर तोड़वाए. औरंगजेब इज ऑल्सो नोन फॉर डिमोलिशिंग सेवरल हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडिंग द फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी एंड केशव राय टेम्पल इन मथुरा. इसने मंदिरों तक को तोड़वाया क्योंकि ये चाहता था उनके ऊपर मस्जिद बनवाना. ठीक है, और क्या हुआ, ये जो टेम्पल्स थे उनको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें बनवाई. while some of these actions were taken during times of rebellion. इसने बदला लेने के लिए ये सब किया. इससे पता चलता है ये बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था अदर रिलीजन्स की. दिस क्रिएटेड फियर एंड रिसेंटमेंट अमंग द हिंदू पॉपुलेशन. लोगों में डर आ गया. लोग जो है अब डरने लगे औरंगजेब से कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो वो हमारे मंदिरों को अटैक करेगा, हिंदूज को अटैक करेगा. हिंदुओं के फेस्टिवल्स को इसने रुकवा दिया. औरंगजेब बैंड पब्लिक सेलिब्रेशंस ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली.
इसने इंडिया के अंदर रहते हुए होली और दिवाली तक को बैन कर दिया कि कोई होली दिवाली नहीं होगी। ही ऑल्सो स्टॉप्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, म्यूजिक एंड डांसिंग, ये सारी चीजें इसने बंद करवा दी जो कि हिंदूज के में होती थी और मुगल कल्चर का पहले भी पार्ट थी, ये इसने बंद करवा दिया। These bans were not just religious, they affected the social life of many people. जो लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती थी, उनका तो धंधा गया। By removing these traditions, जो आर्टिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, ऑर्डिनरी लोग थे, ठीक है, तो वो सारी उनकी फ्रीडम चली गई। पॉलिसी टुवर्ड नॉन सुन्नी मुस्लिम्स, सिर्फ हिंदुओं का दुश्मन नहीं था, मुसलमानों का भी दुश्मन था। कैसे? औरंगजेब वॉज नॉट ओनली स्ट्रिक्ट विद हिंदूज बट ऑल्सो विद अदर मुस्लिम्स। ही डिड नॉट एक्सेप्टेड शिया मुस्लिम्स। अब जो लोग शिया होते हैं, आपको पता है दो तरीके के मुस्लिम है बेसिकली, मेजरली शिया है और सुन्नी है। तो खुद तो वो सुन्नी था, तो वो शिया लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, और जो सूफी लोग होते थे उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता था। ही क्लोज डाउन सूफी श्राइन्स, जितने भी सूफियों की दरगाह वगैरह होती थी उसने वो सारी बंद करवा दी अपने टाइम पे, ठीक है। और दिस क्रिएटेड डिवीजन अमंग मुस्लिम्स विच मेड इट हार्डर टू मेंटेन यूनिटी इन हिज एम्पायर। अब क्या, यूनिटी तो बिल्कुल खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ सिख्स, मराठास एंड जाट्स, हिंदुओं की बात हो गई, अब थोड़ी सिख लोगों की बात करते हैं, उनके साथ भी इसने सही नहीं किया। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी ऑल्सो अफेक्टेड अदर कम्युनिटीज। ही हैड गुरु टेक बहादुर, गुरु टेक बहादुर को उसने अपने साथ रखा, द 9th सिख गुरु, एंड एग्जीक्यूटेड इन 1675 व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। समझ रहे हो क्या किया है उन्होंने उनके साथ? दिस इंक्रीज टेंशंस विद सिख कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के अंदर भी ये सारी चीजें, गुस्सा वगैरह आया, और बाद के जो सिख रूलर्स आए उन्होंने भी लड़ने की कोशिश करी। तो हिज एक्शंस अगेंस्ट शिवाजी महाराज एंड द मराठास एंड हिज हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द जाट्स एंड राजपूत्स who rebelled were partly due to his belief that they threatened Islamic rule. बेसिकली इन सबसे दुश्मनी पालने का उसका एक ही मकसद था कि भाई ये सारे लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं, मैं इन सबसे लड़ूंगा। तो यही है, लंबे समय तक वॉर्स चली। इम्पैक्ट ऑन राजपूत रिलेशंस, औरंगजेब से पहले के जो रूलर्स थे वो राजपूत के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन औरंगजेब ने सारे रिलेशन तोड़ दिए। व्हेन द राठौड़ रूलर ऑफ मारवाड़ डाइड, औरंगजेब ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन। सोचो, मारवाड़ पे कंट्रोल करने चला गया ये औरंगजेब, जिससे राजपूत में गुस्सा आया और बहुत लंबी लड़ाई चली, वॉर चली। अनलाइक अकबर, अकबर की तरह बिल्कुल भी नहीं था, who made alliances through marriage and respect, औरंगजेब tried to control by force। अकबर का मतलब था कि कंट्रोल करना है मैरिज अलायंस से, बातचीत करके, प्यार से। औरंगजेब का मानना था मारपीट करके, कन्वर्ट करके हमें कंट्रोल करना है। बहुत अपोजिट है, शरिया बेस्ड गवर्नेंस। शरिया क्या होता है? शरीयत, बेसिकली अ लॉ बुक। औरंगजेब ऑर्डर्ड क्रिएशन ऑफ स्पेशल बुक कॉल्ड द फतवा ए आलमगीरी। एक उसने बहुत स्पेशल बुक बनवाई, फतवा ए आलमगीर, आलमगीर भी कहा जाता था उनको, विच लिस्टेड लॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक टीचिंग्स। फतवा निकाल दिया उसने, जारी कर दिया कि ये कानून है इस्लाम के, शरीयत के, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। He tried to make sure his government followed Sharia rule। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे मेरा दरबार हो, चलेगा सब कुछ शरीयत के अकॉर्डिंग। While this helped him please Islamic scholars, इस्लामिक स्कॉलर जो उसके साथ मौलाना रहते थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स थे बेचारे वो बहुत लेफ्ट आउट सा फील करते थे। तो दिस वॉज अ बिग चेंज फ्रॉम अर्लियर टाइम्स, बहुत बड़ा बदलाव आया। Mixed action, some protections for Hindus. Even though Aurangzeb followed a strict Islamic policy, he was not always anti-Hindu. अब ये लाइन क्या कह रही है? In some cases, he gave जागीर्स to Hindu officers. याद रखना, उसकी मिलिट्री में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हिंदू ऑफिसर्स भी थे, ठीक है, और वो उनको जागीर भी देता था। तो ऐसा भी है, उसके साथ थे लोग। In fact, more than 30% of his officials were Hindus. देख रहे हो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30% से ज्यादा हिंदू थे उसके साथ। दिस शोज दैट व्हाइल हिज पॉलिसीज वर ऑफन हार्श बट समटाइम्स ही एक्टेड डिफरेंटली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन पॉलिटिकली जब फायदा उठाना है तो उस टाइम पे ये थोड़ा बदल जाता था। वो जानता है, ही न्यू दैट कंप्लीट इंटॉलरेंस कुड कॉज सीरियस ट्रबल। वो जानता है भाई, दिमाग से पैदल नहीं है। इफेक्ट ऑफ रिलीजियस पॉलिसी ऑन द एम्पायर। सो औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है, इससे डिवीजन क्रिएट हुआ, रेबेलियंस हुई, अनरेस्ट हुआ पूरा। सो मैनी कम्युनिटीज हु हैड वन सपोर्टेड द मुगल्स नाउ टर्न अगेंस्ट देम। एक टाइम था जब राजपूत वगैरह मुगल्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन इसके टाइम पे सभी ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस लॉन्ग वॉर्स जो मराठास के साथ चली, राजपूत के साथ चली, सिख लोगों के साथ चली, इससे उसका एम्पायर वीक हुआ।
इस स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑल्सो स्लोड डाउन ट्रेड कम हो गया, आर्ट खत्म हो गया, कल्चर खत्म हो गया, जो एक टाइम पे अकबर के टाइम पे बहुत ही ऊपर था, इसने सब नीचे गिरा दिया। सो बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ 1707 तक आते आते मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था लेकिन अनस्टेबल हो गया। तो ये है इसकी रिलीजियस पॉलिसी जो मैंने आपको बताई। इसका कंक्लूजन आप लिख लेना, जो कि आपके सामने आपको फोटो में दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स दैट लेड टू द एमरजेंस ऑफ मराठास अंडर द शिवाजी महाराज, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब हम देखेंगे कि इनके टाइम पे क्या हुआ था। ठीक है, तो ये मराठा एम्पायर जो एक टाइम पे इतने बड़े एरिया पे रूल करता था, हुआ क्या है, इनका एमरजेंस कैसे हुआ है देखो। द मराठास वर अ वॉरियर कम्युनिटी इन वेस्टर्न इंडिया। एक एक मराठा के अंदर जो खून खोलता है वो अपने स्वराज्य के लिए खोलता है, वो किसी के अंडर दब के नहीं रह सकते। ठीक है, वो मार देंगे लेकिन किसी के मरना मंजूर करेंगे पर किसी के अंडर नहीं रहेंगे। और मेनली महाराष्ट्र का जो आज का रीजन है वो उनका एरिया था। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी दे रोज टू पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। मेन जो उनका राइज होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल जब वो बनते हैं शिवाजी महाराज के टाइम पर। वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। तो शिवाजी महाराज चैलेंज द माइटी मुगल एम्पायर, इतना बड़ा मुगल एम्पायर जिसको वो चैलेंज करते हैं। और कुछ रीजनल पावर्स भी थी, बीजापुर वगैरह की सल्तनत, वहां भी मुस्लिम रूलर्स से ये लड़े। तो इस लीडरशिप, उनका करेज, उनकी स्मार्ट टेक्टिक्स उनको एक बहुत ही ग्रेट रूलर बनाती हैं इंडियन हिस्ट्री में। बट द राइज ऑफ द मराठास वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वन मैन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फैक्टर्स हैं। आइए देखो, जियोग्राफिकल एडवांटेज ऑफ द डेक्कन रीजन। होता क्या है, ये अपना इंडिया है, तो ये जो डेक्कन का रीजन है बेसिकली ये, इसका कुछ जियोग्राफिकल एडवांटेज है। क्या है, ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला एरिया, तो वो जहाँ रहते थे मराठास, वो वेस्टर्न घाट था। और जो दक्कन का प्लेट्यू है ये था, वहाँ बहुत सारे हिल्स थे, बहुत सारे फॉरेस्ट थे और वैलीज थी। ठीक है, सो ये डिफिकल्ट था यहाँ का टेरेन। कोई भी इतनी जल्दी एनिमी नहीं आ सकता, एकदम से आके अटैक नहीं कर सकता। आप मेरे बैकग्राउंड में देखो, ये है उनका पूरा एरिया। सोचो, आपको लगता है एकदम से कोई आ जाएगा यहाँ पे और अटैक करने लग जाएगा, नहीं हो सकता। बहुत फर्क पड़ता है भाई कि आपका टेरेन कैसा है। इट हेल्प्ड शिवाजी एंड हिज मैन हाइड, एस्केप एंड अटैक सडनली। इनसे क्या है, मदद मिलती थी कि वो तुरंत ही अटैक कर सकते हैं, तुरंत छुप सकते हैं। ही बिल्ट फोर्ट्स ऑन हिल टॉप्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इन्होंने अपने किले बनाए, जैसे रायगढ़ का किला, सिंघागढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला। तो ये इनके ऊंचे ऊंचे किले थे जिससे ये डिफेंड कर पाए। द ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र गेव द मराठास अ नेचुरल एडवांटेज। बेसिकली जो ज्योग्राफिकल जो पूरा टेरेन है उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है मराठास को। वीकनेस ऑफ द मुगल एंड बीजापुर रूल इन द डेक्कन। हुआ क्या, शिवाजी के टाइम पे मुगल्स वीक हो रहे थे नॉर्थ में, और बीजापुर सल्तनत जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। द मुगल्स वर बिजी फाइटिंग वॉर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बाकी टाइम जो है मुगल्स इधर उधर लड़ रहे थे और डेक्कन पे उनका पूरा कंट्रोल नहीं बना था। बीजापुर के जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे, करप्ट थे। बीजापुर भी बेसिकली ये इंडिया है तो ये नीचे की साइड ये बीजापुर है, तो वहां पर भी रूलर लड़ रहे थे। तो अब क्या है, शिवाजी को एक टाइम मिलता है कि वो अपने इंडिपेंडेंट किंगडम को बना सकते थे। लोकल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। हुआ क्या, जो लोग थे वहां के, द लोकल मराठी स्पीकिंग पीपल वर टायर्ड ऑफ फॉरेन रूल। यहाँ के जितने भी मराठा लोग थे वो बहुत तंग थे, तो दे वर हेविली टैक्स, क्योंकि उनसे टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था, बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था बैडली बाय द पर्शियन एंड टर्किश रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स। ठीक है, जो ये दोनों ही मुस्लिम थे, तो बेचारे मराठी जो लोग थे बोलने वाले, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। शिवाजी स्पोक देयर लैंग्वेज, फॉलोड देयर कल्चर एंड गेव देम होप एंड प्राइड। लोकल लोगों को शिवाजी ने जोड़ा, बोला आप अपनी भाषा में बात करो, मराठी में, अपना कल्चर कंटिन्यू रखो, मैं आपको लीड करूंगा। फार्मर्स, सोल्जर्स, इवन छोटे छोटे लैंड लोड जो लैंड लॉर्ड्स होते थे वो सारे के सारे इनके साथ जुड़ गए और उन्होंने एक आइडिया बनाया, हिंदवी स्वराज्य, सेल्फ रूल ऑफ हिंदूज। यानी कि हम किसी भी फॉरेनर को यहाँ पे नहीं आने देंगे, हमारे जीने का एक ही मकसद होगा, वो होगा स्वराज्य, यानी कि हमें अपना राज्य चाहिए और कोई नहीं आएगा। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। हुआ क्या, 17th सेंचुरी तक द सेंट्रल पावर इन दिल्ली, लाइक जो मुगल्स थे और जो बीजापुर वाले लोग थे वो वीक हो गए थे। उनके जो गवर्नर थे, जो सूबेदार वगैरह, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे टैक्स कलेक्ट करने में अपने लिए, और एम्पायर के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे, इससे एम्पायर वीक हो रहे थे। सो दिस मेड द पीपल फील इग्नोर्ड एंड अनप्रोटेक्टेड। लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो हमारी प्रोटेक्शन ज्यादा हो नहीं रही है। शिवाजी महाराज ने इसका फायदा उठाया सिचुएशन का, और कहते हैं कि मैं अच्छे से गवर्न करूंगा
और जल्दी से जल्दी जस्टिस दूंगा और आपको बचाऊंगा सभी से। तो उनकी लीडरशिप में ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहते थे, ठीक है, उनके अंडर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति एंड नेशनलिस्ट संत, कुछ ऐसे संत महात्मा हुए हैं जैसे रिलीजियस लीडर्स हैं संत तुकाराम, समर्थ रामदास एंड एकनाथ। इन्होंने इंस्पायर करा मराठी बोलने वाले लोगों को, एक मैसेज दिया फेथ, यूनिटी और प्राइड का, आप सब एक रहो। क्योंकि जो ये संत थे ये मराठी में अपना ज्ञान देते थे, लोकल मराठी लैंग्वेज में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कनेक्ट कर पाते थे। सो देयर टीचिंग्स, जो भी उन्होंने बातें बताई, और क्रिएटेड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड मोरल स्ट्रेंथ इन द सोसाइटी। सोसाइटी को एक करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। रामदास जी जो थे इन पर्टिकुलर बिकेम अ स्पिरिचुअल गाइड टू शिवाजी, एनकरेजिंग हिम टू फाइट फॉर जस्ट एंड मोरल रूल। रामदास जी खुद शिवाजी को गाइड कर रहे थे, महाराज को, कि आपको मैं जैसे जैसे बताता हूं ऐसे ऐसे करो। और शिवाजी पर्सनल लीडरशिप क्वालिटीज, शिवाजी महाराज जो थे हिमसेल्फ वाज अ ब्रेव, बहुत क्लेवर, बहुत विजनरी लीडर थे। ही वाज ट्रेन्ड इन वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ यंग एज, बहुत ही छोटे से थे, उस एज से वो लड़ना जानते थे। ही नो हाउ टू यूज गुरिल्ला टैक्टिक्स, कैसे गुरिल्ला वॉर करनी है, हाउ टू विन पीपल्स ट्रस्ट, कैसे लोगों का ट्रस्ट जीतना है, कैसे आर्मी मैनेज करनी है, बचपन से पता था। ही वॉज पोलाइट विद कॉमन पीपल, बहुत पोलाइटली बात करते थे, रेस्पेक्ट करते थे विमेन की। और वॉर एथिक्स जो होते हैं, जो कि मुगल्स में नहीं थे, मुस्लिम्स में होते ही नहीं है, ठीक है, वो इनके अंदर थे। ये क्वालिटीज इनको एक बहुत ही ग्रेट रूलर बनाती है। लोगों के लिए मरना मंजूर था। यूज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, वन मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ शिवाजी वॉज ही यूज द गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि एक तो जंगल बहुत था वहां पे, छुप छुप के अटैक करो कि सामने वाले को मौका ही ना मिले। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लार्ज बैटल्स, वो बड़े बड़े आर्मी लेकर नहीं जाते थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो सडन अटैक करते थे, हिट एंड रन मार के, फिर उसके बाद भाग जाओ और उसके बाद वापस से उसको दबा दो और हिल्स में चले जाओ। तो इससे कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन दोनों थी मुगल्स की आर्मी में। इनको आदत थी ओपन बैटल करने की, आर्मी लेकर आओ और सारे जाके लड़ो, और वो कर रहे हैं छुप छुप के। तो दिस न्यू स्टाइल ऑफ वॉर वॉज परफेक्ट फॉर द ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र। जैसी महाराष्ट्र की ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, तो शिवाजी महाराज वॉज नॉट जस्ट अ फाइटर, ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। सिर्फ फाइटर नहीं, बहुत बड़े और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। बहुत ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट थी उनके टाइम पे। उनका किंगडम जो है वो रीजन्स में डिवाइडेड था, और उनके ऑनेस्ट ऑफिशियल्स भी होते थे, अधिकारी वगैरह। ही क्रिएटेड अ फेयर टैक्स सिस्टम, एक अच्छा टैक्स वो लेते थे जो बहुत फेयर होता था, फार्मर्स की पूरी प्रोटेक्शन करते थे, जो करप्शन करता था उसको पनिश करते थे। उनकी आर्मी बहुत लॉयल थी, बहुत डिसिप्लिन आर्मी थी मराठास की। और ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, आप मानोगे नहीं, उनकी आर्मी में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स भी थे। ऐसा नहीं है वो सिर्फ हिंदूज के लिए आवाज उठाते थे, शिवाजी महाराज की आर्मी में मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा थे, तो लोगों का ट्रस्ट था उनके ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, शिवाजी महाराज नो द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, उनको पता है कि हमें अपनी आर्मी अच्छी बनानी है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी वेल ट्रेन्ड आर्मी बनाई, कैलरी, इन्फेंट्री। ही ऑल्सो क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट नेवीज इन इंडियन हिस्ट्री विद वॉरशिप्स टू गार्ड द वेस्टर्न कोस्ट। समझ रहे हो भाई, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, उसको संभालने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने नेवी भी बनाई थी, जो कि आज हम देख रहे हैं मॉडर्न टाइम पे वॉरशिप्स होती हैं। तो दिस वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सी वॉज ऑफन अटैक्ड बाय फॉरेन ट्रेडर्स लाइक पोर्चुगीज। जो पोर्चुगीज वगैरह होते थे वो अक्सर समुद्र किनारे आके अटैक करते थे, तो नेवी की जरूरत थी। शिवाजीज नेवी प्रोटेक्टेड ट्रेड एंड स्टॉप्ड इन्वेजन, शिवाजी महाराज की नेवी की वजह से ट्रेड वगैरह अच्छे से होने लगा और मराठा लोगों को और पावर मिली। सपोर्ट फ्रॉम द भोसले फैमिली एंड द अर्ली ट्रेनिंग, हुआ क्या, शिवाजी महाराज वॉज बोर्न इन टू द भोसले फैमिली विच ऑलरेडी हैड सम पावर इन द रीजन, वो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से आते थे। इस फादर शाहजी भोसले वर्कड फॉर बोथ द मुगल्स एंड द बीजापुर सल्तनत एंड गेव शिवाजी सम मिलिट्री एक्सपीरियंस। उनके जो पिताजी थे उनसे बचपन से ही उन्होंने बहुत गाइडेंस ली थी, शिवाजी के पिताजी को बहुत नॉलेज थी। उनकी जो मदर थी जीजाबाई टॉट हिम स्टोरीज ऑफ हिंदू किंग्स एंड हीरोज, तो उनकी माता जी ने भी उनको बचपन से ऐसी कहानियां सुना सुना कर बड़ा किया था कि ब्रेवरी तो उनके खून में थी। सो दिस अर्ली ट्रेनिंग जो शुरू से ही वो उनको एक वॉरियर बनाती है। तो यही था राइज ऑफ मराठास अंडर शिवाजी महाराज। मैंने आपको उतने पॉइंट्स दे दिए हैं जिससे आप लिख सकते हो, ये आपकी जो है कंक्लूजन लाइन है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड इन द 16th सेंचुरी। तो आइए देखते हैं 16th एंड 17th सेंचुरी में कैसा ट्रेड था। तो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है। सी बेस्ड ट्रेड कोई नया नहीं है, बहुत पहले से होता आ रहा है। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इंडियन कोस्टल रीजन्स वर वेरी एक्टिव इन ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, चाहे ये वाला एरिया है चाहे अपना ये वाला एरिया, ये बहुत एक्टिव एरियाज थे। जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं, अरब ट्रेडर्स हैं और जो यूरोपियन कंपनीज हैं एंड अदर फॉरेन पावर्स ऑल टुक पार्ट इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय सी। ये सारे एरियाज में यूरोपियन, अरब्स, इंडियन मर्चेंट्स, ये सबका ट्रेड होता था। तो बेसिकली ये देखो आप, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, नीचे वाला सी है, इंडियन ओशियन है, ये पूरे एरियाज यहाँ पे ट्रेड होता था। दीज सेंचुरीज, ठीक है, these centuries saw major changes in trade because of the arrival of European trading powers like the Portuguese, Dutch, English and French। यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो है बहुत बड़ा चेंज आता है जब ये जो आपके यूरोपियंस आने लगते हैं। तो पोर्ट्स ऑन बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया बिकेम मेजर सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल कॉमर्स। एक तो ये वाला एरिया, एक आपका ये वाला एरिया, और ये दोनों तरफ से जो आपके पोर्ट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ट्रेड ब्रॉट वेल्थ, पैसा आता है ट्रेड से, कल्चरल एक्सचेंज होता है। अब मान लो कोई इतनी दूर का बंदा ट्रेड करने आएगा तो उसकी लैंग्वेज वगैरह आप सीख जाओगे, एंड कंपटीशन भी होगा ट्रेडर्स के बीच में, इंडियंस के बीच में भी, फॉरेनर्स के बीच में भी। सो मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन इंडियन कोस्ट, इंडियाज कोस्ट लाइन हैड मैनी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, ठीक है। अब मान लो ये अपना पूरा इंडिया है, ये पूरी कोस्ट लाइन है इतनी लंबी, यहाँ पे इतने सारे पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे पोर्ट्स होंगे, यहाँ पे पोर्ट्स होंगे। सो ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट की साइड में आपका सूरत है, ठीक है, कैम्बे है जिसको खंबात भी कहा जाता था, गोवा है, कैलिकट है, ठीक है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, खंबात है, ठीक है, गोवा है, कैलिकट है, ये सारे के सारे थे जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ईस्ट कोस्ट मसूलीपट्टनम, पुलिकाट, नगापट्टिनम एंड हुगली वर की सेंटर्स, ठीक है। ये ईस्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया का जो ईस्टर्न वाली कोस्ट लाइन है, यहाँ पे ये सब पोर्ट्स थे। तो दीज पोर्ट्स कनेक्टेड इंडिया विद अरब कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। ये जो पोर्ट्स हैं दोनों तरफ से बेसिकली इंडिया को कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। गुड्स केम इन एंड वेंट आउट रेगुलरली, सामान आता था जाता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता था, पैसा बनता था। अब मैं आपको बताऊं इंडिया किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। तो देखो, इंडिया वॉज अ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच वर इन अ ग्रेट डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में थे दुनिया भर में, ओके। द मेन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड टेक्सटाइल्स, सबसे ज़्यादा इंडिया का कपड़ा फेमस था, कॉटन और सिल्क। मसाले थे जैसे ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, इंडिगो डाई है, सॉल्ट पेटर है, ठीक है, जो गन पाउडर में यूज होता है, और शुगर है, ये हम एक्सपोर्ट करते थे। दीज गुड्स वर लाइट इन वेट, बहुत हल्के थे लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था। इंडियन प्रोडक्ट्स वर सोल्ड इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जाता था, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, यहाँ पे हमारा माल जाता था। अब हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, ये भी देख लेते हैं। इंडिया ऑल्सो इम्पोर्टेड मैनी गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, बहुत सारा सामान आया जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, टिन है, ठीक है, घोड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, वाइन है, लग्जरी का सामान है, ग्लासवेयर है, वेपन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे। अरब ट्रेडर्स ब्रॉड गुड्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट वाइल यूरोपियन ट्रेडर्स इंपोर्टेड आइटम्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज एंड होम कंट्रीज। ये अरब ट्रेडर्स जो होते थे ये मिडल ईस्ट से सामान खरीदते थे, और वहीं जो यूरोपियन लोग होते थे वो अपना ज़्यादातर इंपोर्ट कॉलोनीज से करते थे, ठीक है। सो मैरीटाइम ट्रेड वॉज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, इट वॉज ऑल्सो अबाउट एक्सचेंजिंग गुड्स। सिर्फ बेचने का काम नहीं था, एक्सचेंज होता था सामान, कुछ चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो। रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स होते थे, तो इंडियन मर्चेंट्स वर एक्टिव इन ट्रेड, ठीक है, लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस के आने से पहले भी ट्रेड होता था।
कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जैसे चेतीस हैं, बोहराज हैं, बनिया हैं, गुजराती ट्रेडर्स हैं, ये लोग ना मैरी टाइम ट्रेड बहुत पहले से कर रहे थे, यूरोपियन से भी पहले। उनकी शिप्स होती थी, ट्रेड रूट्स को वो मैनेज करते थे, कनेक्शन थे उनके फॉरेन पोर्ट्स के साथ भी। मैनी ऑफ देम हैड क्लोज टाइज विद लोकल रूलर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दे हेल्प्ड बिल्ड इंडियन ट्रेड नेटवर्क अक्रॉस द इंडियन ओशियन रीजन। इन्हीं की वजह से एक अच्छा नेटवर्क बन पाया इंडिया का इन द इंडियन ओशियन रीजन। और अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज एंड देयर मोनोपोली, हुआ क्या, द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव बाय सी इन इंडिया। सबसे पहले सी के रास्ते पोर्चुगीज ही इंडिया में आए थे। वास्को डिगामा आया था कैलिकट में 1498 में। दे सून कैप्चर्ड इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उन्होंने फिर कैप्चर कर लिया क्योंकि इनके पास हथियार थे। गोवा, दीव, दमन सब इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और इनकी मोनोपोली हो गई। तो दे इम्पोज्ड द कार्टस सिस्टम। कार्टस सिस्टम क्या होता है, वेयर इंडियन शिप्स हैड टू टेक परमिट्स फ्रॉम देम। सोचो भाई, इन्होंने हमारे इंडिया में आके हमारे ऊपर ही परमिट लगा दिए। और फॉर सम टाइम इन द 16th century द पोर्चुगीज हैड अ स्ट्रॉन्ग मोनोपोली ओवर सी ट्रेड। 16th century के आसपास तो यही लोग सब संभाल रहे थे सी ट्रेड को, जो पोर्चुगीज थे, स्पेशली जो मसाले का ट्रेड है और जो लग्जरी सामान का ट्रेड है। फिर धीरे धीरे और भी यूरोपियन पावर्स आने लगती हैं 17th century में, जैसे कि डच लोग आते हैं, इंग्लिश लोग आते हैं, अंग्रेज जिसे कहते हैं, फ्रेंच लोग आते हैं। द डच फोकस ऑन द स्पाइस ट्रेड इन द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट वाला कोस्ट है उसमें जो डच लोगों का मेन फोकस है वो स्पाइस पे था। और एंड इंडोनेशिया पे भी था इनका फोकस। जो इंग्लिश लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे। उनकी कंपनी थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो चाहते थे यहाँ पे और लंबे समय तक रहना। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाई कोस्टल टाउन्स में। जैसे कि मान लो ये अपना एरिया है, ये कोस्टल टाउन है, तो यहाँ पे बॉम्बे, सूरत, कैलकाटा, मद्रास, यहाँ पे इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई। तो देयर अराइवल एंडेड पोर्चुगीज कंट्रोल। जैसे ही ये लोग आए अंग्रेज, तो पोर्चुगीज का कंट्रोल थोड़ा वीक हो गया, ये आपस में लड़े भी बहुत है, एक कॉम्पिटिशन चला। सो दीज कंपनी सोली बिगेन टू गेन पावर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी और सारी कंपनी जो आ रही थी, अब ये पावर धीरे 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 गेन करने लगती है इंडियन पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमी में भी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हुआ क्या, मैरी टाइम ट्रेड से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई इंडियन पोर्ट सिटीज़ की। ये सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। जो वहाँ के मर्चेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा छापा और बहुत लोगों को नई जॉब मिली, जैसे शिप बिल्डर होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रेड वाले हैं। तो लोकल रूलर्स को भी बेनिफिट हुआ, उनको ट्रेड से टैक्स मिलता था। हाउएवर इससे इनइक्वालिटी भी क्रिएट हुई, एज फॉरेन ट्रेडर्स एंड सम इंडियन मर्चेंट्स बिकेम रिच वाइल कॉमन वर्कर्स ऑफन स्टेड पुअर। हुआ क्या, जो फॉरेनर्स थे और जो कुछ इंडियंस थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अमीर हो गए, बाकी जो लोग थे वो गरीब हो गए। ओवर द टाइम क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज ऑल्सो इंटरफेयर इन लोकल पॉलिटिक्स। ये जो बेचने आए थे, सामान खरीदने, ये अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन इन इंडिया, फिर क्या होता है, इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ शिप बिल्डिंग। हमने जहाज पानी के बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। इंडियन शिप्स वर मेड ऑफ टीक वुड विच लास्टेड लॉन्ग एंड वॉज स्ट्रॉन्ग। बहुत मजबूत लकड़ी से बनता था। कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे सूरत का पोर्ट है, मसूलीपट्टनम का पोर्ट है, हैड स्किल्ड क्राफ्टमैन। वहाँ के क्राफ्टमैन बहुत स्किल्ड थे, बड़े बड़े वेसल्स वो बनाते थे। सो इंडियन सेलर्स वर गुड एट नेविगेशन, उनको पता था अच्छे से कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। यूज द मॉनसून विंड्स, मॉनसून विंड्स की हवाओं से ही अंदाजा लगाकर वो सेल कर लेते थे। सो इंडियन शिप्स वर यूज नॉट जस्ट फॉर ट्रेड बट ऑल्सो फॉर पिलग्रिमेज एंड फिशिंग। जो पानी के जहाज हैं वो ट्रेड में ही नहीं, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, अगर मक्का वगैरह जाना है वहां पे भी शिप्स यूज होते थे। रिलीजियस एंड कल्चरल एक्सचेंज, हुआ क्या, मैरीटाइम ट्रेड से सिर्फ सामान का एक्सचेंज नहीं हुआ, कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंज भी हुआ। जब अरब ट्रेडर्स आए तो वो अपने साथ इस्लाम लेकर आए भारत में, और जब यूरोपियन मिशनरीज आए तो वो अपनी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे लेकर आए कोस्टल एरियाज में। सो इंडियन आइडियाज, जो इंडियन लैंग्वेजेस है, इंडियन खाना है, वो भी बाकी की कंट्रीज तक पहुंचा। कोस्टल सिटीज जो है वो मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल बन गई। आज की डेट में आप गोवा में जाओगे, बहुत सारे क्रिश्चियंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो कल्चरल मिक्सिंग है ये बहुत ही पॉजिटिव एक वो रहा। कुछ चैलेंजेस भी रहे। वाइल ट्रेड ब्रॉट वेल्थ, पैसा भी आया, बट इट ऑल्सो कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। कभी कभी कॉम्पिटिशन होता था तो लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। यूरोपियन कंपनीज फॉट वॉर्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद इंडियन रूलर्स टू कंट्रोल पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। ये कंपनियां आपस में भी लड़ी, इंडियन रूलर्स के साथ भी लड़ी अपना कंट्रोल बनाने के लिए। पायरेसी यानी कि सी रॉबरी, समुद्र में चोरी चकारी करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अरेबियन सी में तो बहुत चोरी होती थी। तो मैनी इंडियन रूलर्स ट्राइड टू रेजिस्ट यूरोपियन कंट्रोल बट लैक्ड द नेवल स्ट्रेंथ।
हुआ क्या, हमारे पास नेवी उतनी मजबूत नहीं थी कि हम उनको रोक पाए। बाय द लेट 17th सेंचुरी द इंग्लिश एंड डच बिकेम डोमिनेंट, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए और इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड जो है वो यूरोपियन कंट्रोल में पूरा पूरा चला गया। और ये इसका कंक्लूजन है जो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू रेड फोर्ट। लाल किले के बारे में आपको बताना है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है आपको बताना है। तो ये जो आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे हैं ये लाल किला है और इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूं। द मुगल्स वर नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स बट ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स। सिर्फ वॉरियर नहीं थे वो, अच्छी खासी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई है। मुगल आर्किटेक्चर जाना जाता है अपने ग्रैंडोर के लिए, एलिगेंस के लिए और रिच आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए। इट कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ पर्शियन, इस्लामिक एंड सेंट्रल एशियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर, सबको कंबाइन करके इनका आर्किटेक्चर है। सो मुगल एम्परर्स ने बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए, पैलेसेस बनवाए, मॉस्क बनवाए, गार्डन बनवाए, टॉम्ब बनवाए, जो आज भी आप जाते हो देखने। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर इज द रेड फोर्ट, जो लाल किला आप दिल्ली में देखते हो, जो एम्परर शाहजहां ने बनवाया 17th सेंचुरी में, उसको हम पढ़ेंगे। रेड फोर्ट दिखाता है मुगल आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से। तो ये जो आप मेरे सामने फोटो देख रहे हो एक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है देखो। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी नोटिस इन मुगल बिल्डिंग्स इज द यूज ऑफ रेड सैंड। जो सबसे बड़ी चीज है, लाल सैंड वाला पत्थर, रेड सैंड स्टोन, ये आपको नजर आएगा विद वाइट मार्बल। ये हमेशा इनके बिल्डिंग्स की एक खास बात रही है। These materials were used to show both strength and beauty. Okay. The red fort, as the name suggests, is made mainly of the red sandstone. नाम से पता चलता है लाल पत्थर से बना हुआ है ज्यादातर। ये बहुत ही मेजेस्टिक और बहुत बोल्ड लुक है दिखने में। इनसाइड अगर आप अंदर जाओ बहुत सारी बिल्डिंग है, जैसे दीवाने खास है, एक हॉल बना हुआ है जो कि व्हाइट मार्बल का है, पूरा डेकोरेट किया हुआ है, अच्छी अच्छी कार्विंग्स है उसके ऊपर, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको बताऊं डेकोरेटिव आर्ट है, जो मुगल ज्यादातर बिल्डिंग्स थी वो बहुत फेमस है उसकी डेकोरेशन के लिए। वन कॉमन टेक्निक वाज पियत्रादुरा, यानी कि इनले वर्क, जड़ाई का काम करना, वेयर कलरफुल स्टोन्स, रंग बिरंगे छोटे छोटे जो पत्थर हैं, वर सेट इनटू मार्बल, मार्बल के अंदर वो पत्थर डाल दिए जाते थे। और द रेड फोर्ट ऑल्सो हैज फाइन कार्विंग्स, रेड फोर्ट में भी ये है, फ्लोरल डिजाइन बने हुए हैं, कुरान के बहुत सारे वो डिजाइन है वहां पे अरेबिक में लिखे हुए हैं। ये जो डेकोरेशन है ये बिल्डिंग को और अच्छा बनाती है। देखो इस तरीके से ये पत्थर है ना पूरा, इसके ऊपर ये इन्होंने ये छोटे छोटे पत्थरों से डिजाइन बना रखे हैं सारे। लार्ज गेट्स एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, मुगल के जितने भी फोर्ट्स हैं और जो पैलेस हैं वो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोग बनाते थे। रेड फोर्ट बहुत बड़े बड़े गेट हैं लाल किले के, द लाहौरी गेट एंड द दिल्ली गेट, जो कि दिखाता है कितना बहुत बड़ा है। और द वॉल्स ऑफ द फोर्ट आर अबाउट 18 to 33 मीटर हाई। सोचो 33 मीटर तक ऊंची ऊंची जो इनकी दीवारें हैं, इससे पता चलता है एनिमीज से बचाने के लिए उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई थी और इनकी पावर को भी दिखाता है। तो ये देखो इतने बड़े बड़े गेट हैं, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो आप आज भी लाल किले की दीवार को देखते हो। तो बैलेंस एंड सिमेट्री, देखो एक और बड़ा फीचर है कि बिल्डिंग्स वर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इफ यू डिवाइडेड देम इन हाफ बोथ साइड्स वुड लुक द सेम। सोचो ये पूरा है एकदम सिमेट्रिकल, जैसा यहां से है वैसा वहां से, सिमेट्री। इन द रेड फोर्ट पैलेसेस एंड गार्डन्स आर प्लेस्ड इन अ नीटली अरेंज्ड बैलेंस्ड मैनर। जो गार्डन्स बने हुए हैं उनके वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने बनाए हैं, सिमेट्री बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं जिसको चारबाग स्टाइल में ये लोग बनाते हैं। द मुगल्स ब्रॉट द आइडिया ऑफ चारबाग गार्डन फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया में ये ऐसा होता था। दिस इज अ टाइप ऑफ गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय वाटर चैनल्स और वॉकवेज। एक पूरा गार्डन 4 भाग में आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे पानी भी हो सकता है और वॉकवे भी हो सकता है चलने का। सो इनसाइड द रेड फोर्ट वी सी दिस इन द हयात बख्श बाग जो कि बना हुआ है। द यूज ऑफ वाटर, ग्रीनरी एंड शेड मेड द फोर्ट प्लीजेंट। ये देखने में और अच्छा लगता है। देखो ये है 4 बाग, इसके अंदर से पानी भी आ सकता है, ठीक है। इसके ये 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है, इसको हम 4 बाग वो स्टाइल कहते हैं। आर्क, डोम एंड मीनार, तो मुगल आर्किटेक्चर आप देख के बता दोगे क्योंकि उसमें आर्क होती हैं, डोम्स होते हैं और मीनार बनी होती हैं। इससे पता चलता है कितना ग्रैंड लगता है देखने में। द रेड फोर्ट हैज मैनी ब्यूटीफुल आर्क्ड डोरवेज। देखो ये आर्क बना हुआ है, ये है आर्क, ये डोरवे है, ठीक है। हॉल्स बने हुए हैं।
डोम्स बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, ये डोम्स वगैरह हैं, ठीक है, और जैसे मोती मस्जिद वगैरह है। सो दीज कर्व्ड शेप्स आल्सो हेल्प इन कूलिंग द एयर एंड इम्प्रूविंग साउंड इनसाइड द होल्स। तो यहाँ से क्या है, हवा भी ठंडी आती है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही दिमाग से ये सब चीजें बनती थी। कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस। मुगल फोर्ट्स लाइक द रेड फोर्ट हैड सेपरेट एरियाज फॉर पब्लिक फंक्शन एंड प्राइवेट रॉयल लाइफ। दो तरीके के एरियाज थे, एक तो पब्लिक के लिए और एक प्राइवेसी के लिए। जैसे दीवाने आम है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जहाँ पे नॉर्मल लोग आके बैठते हैं। वो एक क्या है कि जहाँ पे एम्परर सबसे आके मिलता था, प्रॉब्लम सुनता था। देखो ये है दीवाने आम, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पे एम्परर बैठेगा, ठीक है, और सभी लोग आके यहाँ पे बातचीत करेंगे। अब इसके बाद आता है दीवाने खास, नाम से पता चल रहा है थोड़ा खास है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे मीटिंग होती थी नोबल्स के साथ में, फॉरेन गेस्ट के साथ में। तो जैसे द रंग महल, द जिनाना वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड मींट ओनली फॉर रॉयल फैमिली मेंबर, जहाँ कुछ खास लोग आते थे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो बहुत ही केयरफुली ये स्पेस बनाया जाता था। ये देखो ये पूरा दीवाने खास है, वाइट उससे मार्बल से बना हुआ है, कितना अलग ही दिखा रहा है ना, ये थोड़ा स्पेशल है। तो ये है डिफरेंस। इस्लामिक फीचर विद इंडियन टच। जो मुगल बिल्डिंग्स है ज्यादातर वो इस्लामिक एलिमेंट्स उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे उसपे कैलीग्राफी अरेबिक में की जाती है, डोम्स बनाए जाते हैं, आर्क बनाए जाते हैं, मेहराब बनाई जाती है। बट दे ऑल्सो इंक्लूड इंडियन स्टाइल, जैसे छतरी वगैरह बनाना, ये छतरी वगैरह जो है ये इंडियंस बनाते हैं, ठीक है, झरोखे वगैरह बनाना ये हमारा आर्किटेक्चर है। सो द रेड फोर्ट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल ब्रांड। यहाँ पे आपको मेहराब भी दिखेगी, यहाँ पे आपको छतरी भी दिखेगी, मेहराब वगैरह सब इंक्लूडेड है। वाटर वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुगल डिजाइन। इनसाइड द रेड फोर्ट हम देख सकते हैं वाटर चैनल्स बने हुए हैं, फाउंटेन्स बने हुए हैं, पूल बने हुए हैं, जिससे कि वहाँ की हवा ठंडी रहे, सराउंडिंग अच्छी रहे। द नहर ए बिहिस्ट, बिहिस्ट ये क्या है, फ्लो, एक नहर भी बनाई थी इन्होंने वहाँ पे, ठीक है, बस इसीलिए कि वहाँ पे वो नेचर थोड़ा देखने में अच्छा लगे। द साउंड एंड साइट ऑफ वाटर, एक जो पानी की आवाज आती है आपको लगेगा आप हेवन में हो, आपके साइड में अगर पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये उसका ध्यान रखते थे। सिंबल ऑफ रॉयल पावर एंड ग्रैंडयोर। तो मोर देन एनीथिंग द रेड फोर्ट एंड अदर मुगल बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखते हो वो पावर, वेल्थ और दिखाती है कि एम्परर को क्या पसंद है। जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो रिच डेकोरेशंस हैं, जो स्पेशियस हॉल्स हैं, जो ब्यूटीफुल गार्डन है, क्लियर मैसेज जाता है द मुगल्स वर पावरफुल, कल्चर्ड एंड डिवाइन रूलर्स। सो रेड फोर्ट एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, एक सिंबल है एम्पायर का, जो कि आज भी लोग देखने जाते हैं। ये इसका कंक्लूजन है जो आप सामने देख सकते हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ सूफी फोक लिटरेचर इन द सोशियो रिलीजियस मिलियो ऑफ डेक्कन विद रेफरेंस टू चक्की नामा एंड चरखा नामा। अब आपको चक्की नामा, चरखा नामा क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको करवा देता हूं। सूफिज्म इज मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम दैट फोकस ऑन लव। सूफी जोड़ने पे विश्वास रखते हैं हिंदू मुस्लिम्स को, लव, डिवोशन और यूनिटी पे ध्यान देते हैं, भगवान से प्यार करो। इट बिलीव्स इन टॉलरेंस, सभी को इक्वल समझते हैं, सिंपल रहते हैं, ह्यूमन इक्वालिटी पे बात करते हैं। मिडेवल इंडिया में स्पेशली इन द डेक्कन रीजन सूफिज्म बहुत पॉपुलर था लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में सूफी सेंट्स बात करते थे, म्यूजिक उनका होता था, स्टोरी टेलिंग करके वो लोगों को बताते थे, और सूफीज जो है अपना मैसेज फोक लिटरेचर से देते थे। ओके, इनका एक लिटरेचर था। तो डेक्कन का जो रीजन है बेसिकली हमारा, दिस लिटरेचर वॉज नॉट रिटन इन पर्शियन और अरेबिक अलोन बट इन दखनी। डेक्कन में इन्होंने पर्शियन और अरेबिक में ना लिखकर दखनी में लिखा। दखनी बेसिकली उर्दू की ही एक फॉर्म है। सो फेमस वर्क लाइक चरकी नामा एंड चरखा नामा यूज्ड सिंबल्स फ्रॉम डेली लाइफ लाइक अ ग्राइंडिंग स्टोन जो कि चक्की होती है, और अ स्पिनिंग व्हील जो कि चरखा होता है। देखो ये क्या है, चक्की है, ये क्या है, चरखा है। तो इसी के नाम पे एक लिटरेचर लिख दिया जो कि दखनी में लिखा हुआ है उर्दू में, जो कि एक रीजनल वेरिएशन है उर्दू का, ताकि लोगों को सोशल लेसन दिया जा सके। तो दीज टेक्स्ट प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ डेक्कन। ओके, होता क्या है, व्हाट इज सूफी फोक लिटरेचर। जो सूफी संत होते हैं वो लिखकर पोइट्री से अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। वो स्टोरीज बताते हैं, गाना वगैरह होता है, सिंबल्स बताते हैं, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए एग्जाम्पल दे देके। तो डेक्कन में बेसिकली ये जो आपका इंडिया है, यहाँ पे ये डेक्कन वाला एरिया है,
यहाँ पर सूफी संत हुए कुछ, शाह मीरान जी, शमसूल, उशाक और कुछ और रूलर हुए जिन्होंने दखनी लैंग्वेज यूज करके लोगों के बारे में कुछ लिखा, लोगों के लिए कुछ लिखा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रूल्स, उन्होंने आराम से इजी लैंग्वेज में लिटरेचर का सहारा लेकर लोगों को समझाना चाहा। तो डेक्कन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डेक्कन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है। तो सूफी संत लोगों ने फोक लिटरेचर को चुना कि सभी कम्युनिटीज जो है कनेक्ट कर पाए। उन्होंने इक्वालिटी के बारे में लोगों को बोला, रिलीजियस डिवीजन ना हो, इसको उसने क्रिटिसाइज भी करा कि भाई रिलीजन के नाम पे मत बटो। वननेस पे ध्यान दिया कि सभी एक रहो, यूनाइट रहो। सो दिस हेल्प्ड क्रिएट अ पीसफुल सोशियो रिलीजियस एटमॉस्फेयर इन द डेक्कन रीजन। ओके। चक्की नामा, सिंबलिज्म ऑफ द ग्राइंडिंग स्टोन। अब जो चक्की होती है जो हमें पीसने के लिए बेसिकली दिखाई जाती है, चक्की नामा इज अ पोयम और एक लिटरेरी फॉर्म। एक पोयम एक लिटरेचर का पार्ट है चक्की नामा, जिसमें क्या होता है, एक स्पिरिचुअल एक सिंबल है। जस्ट एज द चक्की क्रशिज ग्रेन्स बिटवीन टू स्टोन्स, दो पत्थर के बीच में जो अनाज है उसको पीसा जाता है एक चक्की द्वारा। द सोल इज कॉट बिटवीन जॉय एंड सोरो। इसी तरीके से जो जॉय है और जो सोरो है, इसके बीच में हमारी जो सोल है वो पीसी जाती है, ये बताया जाता है। लाइफ और डेथ के बीच में हम पिसते हैं, लव और पेन के बीच में हम पिसते हैं, ये बताया जाता है। पोएम कंपेयर द ग्राइंडिंग प्रोसेस, जो अभी आप मुसीबतें सामना करते हो, ये हमें सिखाता है कि हमें भगवान तक पहुंचना है तो हमें पेशेंस रखनी है, सफरिंग्स भी होंगी, ह्यूमिलिटी भी होगी। और ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ में पेन भी होता है, दर्द भी होता है, स्पेशली जो विमेन होती हैं, एज ग्राइंडिंग वॉज अ डेली टास्क इन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड। तो ये लड़कियों की लाइफ भी बहुत टफ है। चरखा नामा क्या है, देखो चरखा यानी कि जो व्हील होता है, ये भी एक सिंबल है कि एक लाइफ में प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ना है। द स्पिनिंग ऑफ द थ्रेड इज सीन एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑफ प्रेयर। जितना आप चरखा घुमा रहे हो उतना ही आप मेडिटेशन कर रहे हो। जैसे सोचो, थ्रेड इज मेड स्लोली एंड केयरफुली, जो धागा बनता है, जो धीरे 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 चरखा घुमाते हो कपड़ा बनता है, ऐसे ही स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। तो उसमें भी फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो चरखा ऑल्सो शोज हाउ एवरीथिंग इन लाइफ इज कनेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये भी दिखाता है चरखा जैसे धीरे धीरे चरखा चलता है, वैसे ही लाइफ भी धीरे धीरे चलती है। दिस पोयम हमें ये सिखाती है कि हार्डवर्क करो, आगे बढ़ो। रिफ्लेक्शन ऑफ विमेन्स एक्सपीरियंस, होता क्या है, चक्की नामा हो चाहे चरखी नामा हो, दोनों चाहे चरखा नामा हो, विमेन के स्ट्रगल को ये दिखाते हैं, जो कि ये ग्राइंडिंग और स्पिनिंग दोनों जो है लड़कियों के काम थे उस टाइम पे। ये पोयम दिखाती है कि विमेन की जो लाइफ है वो कैसी है। थ्रू दिस लिटरेचर विमेन कुड सी देमसेल्व्स एज इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बीइंग्स। इसको विमेन पढ़ के बहुत मोटिवेट होंगी, नॉट जस्ट हाउसवाइफ्स। तो दिस ब्रॉड रिस्पेक्ट टू देयर लेबर, दिखाता है कि ये लिटरेचर उनकी रिस्पेक्ट भी करता है जितनी वो मेहनत करते हैं। ब्रेकिंग रिलीजियस बैरियर, सूफी संत का जो लिटरेचर है वो सभी के लिए था, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी, जैन्स के लिए भी, जो भी आगे पढ़ना चाहे। सूफी संत लोग अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं जो हिंदुओं में भी यूज होते हो, इस्लाम में भी यूज होते हो, जैसे राम और रहीम। यूज लोकल फेस्टिवल्स एंड फोक स्टोरीज अपनी जो है टीचिंग्स देने के लिए, राम वर्ड भी यूज करना, रहीम वर्ड भी यूज करना। सो ऐसा है पीस और यूनिटी। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ज्यादातर जो इनका सक्सेस का रीजन है लिटरेचर का, वो है दक्कन में जो यूज होती है दखनी उर्दू। और ये क्या है कि कन्नड़, मराठी, तेलुगु और पर्शियन का मिक्सअप है। तो होता क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज ना यूज करते हुए लोकल लैंग्वेज का यूज होने से भी लोगों को अच्छे से सूफी मैसेजेस, जो विलेजर्स हैं, आर्टिसंस हैं, विमेन हैं, नॉर्मल लोग समझ पाए। सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म, चक्की नामा एंड चरखा नामा आर नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, दे ऑल्सो टॉक अबाउट इनजस्टिस इन सोसाइटी। इन दोनों लिटरेचर बुक्स में हमें सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उसके बारे में भी देखने को मिलता है। जो जितने भी प्राउड स्कॉलर्स हैं, ठीक है, और जितने भी जो ग्रीड रूलर्स हैं, उन सभी के बारे में क्रिटिसिज्म भी है इसके अंदर, जो लोग ऑनेस्ट नहीं है। सो चरखी नामा, जो आपका चक्की नामा और चरखा नामा है, ये गरीबों के लिए आवाज उठाती है, लोगों की जो सफरिंग्स हैं, जो पावरलेस लोग हैं। इस तरीके से सूफी लिटरेचर काम करता है, एक मिरर दिखाता है सोसाइटी का कि सोसाइटी में चल क्या रहा था, शोइंग इट्स बैड साइड्स एंड इनकरेजिंग पीपल। सोसाइटी में जो बुरी साइड है जो छुपाई जाती है। इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति मूवमेंट एंड वाइस वर्सा, होता क्या है, सूफी ट्रेडिशन इन द डेक्कन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड आल्सो इन्फ्लुएंस्ड
द भक्ति मूवमेंट। इसी टाइम पे जो भक्ति संत थे वो पूरे इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस में अपनी टीचिंग्स देते थे, चाहे संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, संत कबीर हो, वो भी प्यार की बात, इक्वलिटी की बात, इनर प्योरिटी की बात करते थे। सिमिलरली जो सूफी संत है वो भी इसी की बात करते थे। तो सूफी और जो भक्ति संत जो पोएट हैं वो सिमिलर लैंग्वेज यूज करते थे, उनके सेम आइडियाज थे। दोनों का यही था कि जो कास्ट और रिलीजियस टेंशन है इसको कम करना। ओके, लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द डेक्कन कल्चर। आज भी जो चक्की नामा और चरखा नामा में टीचिंग्स लिखी हुई हैं वो याद की जाती हैं, जो उसमें फोक सॉन्ग्स हैं, जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं उसमें आज भी याद किया जाता है। और लोकल कल्चर आज भी शेप होता है जो उसमें लिखा हुआ है उससे, और आज भी ये हिंदू और मुस्लिमों को एक करने के लिए बहुत बड़ा एक लिटरेचर है। सो द पीसफुल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, इस लिटरेचर को पढ़ के आपको सिखाया जाता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए दूसरों के लिए, सिंप्लिसिटी के साथ जियो। तो आज भी लोग सोसाइटी में एक हार्मनी के लिए इसको एक अच्छा सोर्स मानते हैं। कंक्लूजन में यही है कि चरखानामा, चक्कीनामा एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने इसका कंक्लूजन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, मोस्टली एग्जाम आपका यहीं से बन रहा होगा। कमेंट में आप फीडबैक लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।